नमस्कार। सवाल गिवन है हमें कि ए वर्टेक्स विद डिग्री 1 इज कॉल्ड, कि एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसे वर्टेक्स को आप क्या बोलोगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलोगे, लूप वर्टेक्स बोलोगे, पेंडेंट वर्टेक्स बोलोगे या फिर एक्सटर्नल वर्टेक्स बोलोगे? तो हमें पता है कि जब भी हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ एजेज कनेक्टेड टू वर्टेक्स, कि एक ऐसा वर्टेक्स, ठीक है, जिससे जितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जैसे मैंने ग्राफ लिया है यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि डिग्री ऑफ ए, तो आप कहोगे कि ए की डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि ए से कितनी एजेस कनेक्टेड है? एक। और फिर हमने बोला कि डिग्री ऑफ बी, तो बताओ यहाँ से बी की डिग्री कितनी है? तो आप कहोगे कि बी की डिग्री भी कितनी है? एक और एक ग्राफ लेता हूं मैं। सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसा है हमारे पास, ऐसा ग्राफ है, और मैं बहुत पूछता हूं कि बताओ ए की डिग्री, तो आप कहोगे कि ए की डिग्री कितनी है? 2। डिग्री ऑफ बी, तो बी की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर? 1। डिग्री ऑफ सी 2 एंड डिग्री ऑफ डी 1। सवाल हमसे ये पूछा गया था कि एक ग्राफ के अंदर कोई भी वर्टेक्स है आपका, उस वर्टेक्स की अगर डिग्री 1 है तो उसको आप क्या बोलोगे? तो ध्यान रखना, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसे वर्टेक्स को हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। क्या बोलेंगे उसको हम? पेंडेंट वर्टेक्स। तो हम लिख सकते हैं ये वर्टेक्स विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। उसको क्या बोलेंगे? हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलेंगे। ध्यान रखना, आइसोलेटेड वर्टेक्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिस वर्टेक्स की डिग्री क्या होती हो? 0 होती हो। A vertex with degree 0 is called isolated vertex. सपोज करो ऐसा कुछ ग्राफ है हमारे पास, इस तरीके का कुछ ग्राफ है, तो यहाँ पर ए की डिग्री क्या है? 1, बी की डिग्री क्या है? 1, सी की डिग्री क्या है? 0। तो यहाँ पर ए की डिग्री क्या है? 1, बी की डिग्री 1 एंड सी की डिग्री यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि सी से किसी भी तरह का कोई एज कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी को हम क्या बोलेंगे? पेंडेंट वर्टेक्स। ए और बी दोनों क्या है यहाँ पर? पेंडेंट वर्टेक्स है। जबकि आपका जो सी है वो कैसा? आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स। सी कैसा? आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स है। एक और चीज आप ध्यान रखना, ऐसा ग्राफ, ठीक है, जिसके वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है, उनको हम लीफ नोड बोलते हैं इन केस ऑफ ट्री। अगर ट्री की बात हो रही हो तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ ट्री पेंडेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड लीफ नोड। और लीफ नोड को कई बार हम क्या बोल देते हैं? टर्मिनल नोड भी बोल देते हैं। और टर्मिनल नोड को कई बार हम एक्सटर्नल नोड भी बोल देते हैं, एक ही बात होती है। तो अगर इस ग्राफ की बात की जाए तो इस ग्राफ को क्या ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल इसको ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कुछ शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि कोई भी आपका ग्राफ है, अगर उसको आप ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो वो कि जो आपका ग्राफ है वो एक कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर किसी भी कोई भी वर्टेक्स आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये वाला ग्राफ है, क्या इस ग्राफ को आप ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? तो आपका जवाब है बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेटेड वर्टेक्स है, और जब कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है तो वो ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास सी तक पहुंचने का कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है।
पहली शर्त तो ये, और दूसरी शर्त होती है कि आपका जो ग्राफ होता है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल ग्राफ होना चाहिए। और सिंपल ग्राफ का मतलब ये है कि उसके पास सेल्फ लूप और पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त ये होती है कि आपके ग्राफ में किसी भी तरह का साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आपका ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको ट्री की फॉर्म में क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या इसको ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? ये ए और ये आप बी, तो इसको आपने ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस बात से बोदर मत होना कि इस बी को इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाए कि राइट चाइल्ड बनाए, या इस बात से भी बोदर मत होना कि ए को रूट नोड बनाए कि बी को रूट नोड बनाए। मुद्दा यह है कि क्या इसको ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। पहली शर्त, क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है? यस, बिल्कुल ये कनेक्टेड ग्राफ है। क्या ये सिंपल ग्राफ है? यस, ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, ना इसमें पैरेलल एज है ना इसमें सेल्फ लूप है। और तीसरी शर्त, क्या इसमें किसी भी तरह का कोई साइकिल बन रहा है? तो इसमें किसी भी तरह का कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या इसको ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करोगे? ये आपका ए, एक चाइल्ड हो जाएगा इसका बी, एक चाइल्ड हो जाएगा सी, और सी का फिर एक चाइल्ड हो जाएगा आपका डी। तो देखो, ये आपका कनेक्टेड ग्राफ था, कनेक्टेड ग्राफ के साथ में ये आपका सिंपल ग्राफ था, और सिंपल ग्राफ के साथ में इसमें किसी भी तरह का साइकिल नहीं था। अगर बी से डी के बीच में कोई कनेक्टिंग लाइन होती तो फिर ये कैसा बन जाता है, यहाँ पर साइकिल बन जाता। और जब किसी ग्राफ में साइकिल बन जाता है तो तब आप उसको किसी ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ऊपर लाइन लिखी हुई है कि जितने भी वर्टेक्स जिनकी डिग्री 1 है उनको आप ट्री में क्या बोलते हो, लीफ नोड बोलते हो। ट्री में क्या बोलोगे उनको, लीफ नोड। तो इस वाले केस में देखो, ए की डिग्री कितनी है यहाँ पर 1, और बी की डिग्री कितनी है यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके लीफ नोड हो जाएंगे। इस वाले केस में देखो, यहाँ पर बी की डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीफ नोड, क्या हो जाएगा आपका लीफ नोड। यहां से क्या ए की डिग्री 1 है? नहीं, ए की डिग्री 2 है, तो उस केस में ये आपका लीफ नोड नहीं बनेगा। क्या डी की डिग्री 1 है? यस, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, यहां से लीफ नोड बन जाएगा। और लीफ नोड आपका वो नोड होता है, ठीक है, जिसके पास किसी भी तरह का चाइल्ड नहीं होता है। यहां वाला जो केस है, ठीक है, आप इसको अपोजिट करके देख लेना। अभी आप देखोगे तो आपका बी कैसा बन रहा होगा, लीफ नोड बन रहा होगा, ठीक है। और जब आप रिवर्स करोगे तो आपका ए क्या बन जाएगा, यहाँ पर लीफ नोड बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है ये हमने सीख लिया कि ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो 0, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। और जिस ग्राफ में आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है वो आपका कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता है। लूप वर्टेक्स ऐसा कुछ होता नहीं है। लूप वर्टेक्स जैसा, हाँ, सेल्फ लूप जरूर होता है, सेल्फ लूप जरूर होता है। और सेल्फ लूप हम उसे बोलते हैं जिस एज के दोनों एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको हम सेल्फ लूप बोलेंगे। पेंडेंट वर्टेक्स हमने सीख लिया जिसकी डिग्री क्या हो 1। एक्सटर्नल वर्टेक्स, एक्सटर्नल वर्टेक्स जो है वो आपका लीफ नोड से ही क्या करता है, सिमिलर होता है। आप एक्सटर्नल वर्टेक्स बोलते हो या आप लीफ नोड बोलते हो जब ट्री का केस हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल इज, की पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में आप किस सीक्वेंस का यूज करते हो। तो हमें पता है कि जब भी हम ट्री के ट्रेवर्सल की बात करते हैं तो ट्री के ट्रेवर्सल का सिंपल सा मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ट्री नोड इज कॉल्ड ट्री ट्रेवर्सल, की एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप ट्री के नोड को क्या करते हो, विजिट करते हो, तो उसको आप ट्री ट्रेवर्सल बोलते हो। और ये काम आप 3 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो आप इस काम को? इस काम को आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला होता है आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। दूसरा होता है आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और तीसरा होता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। हालांकि जो ट्री होता है, ट्री को आप लेवल ऑर्डर में भी क्या कर सकते हो, ट्रेवर्स कर सकते हो। तो आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्री ऑर्डर में, प्री का मतलब होता है पहले, तो पहले कौन आएगा आपका, रूट नोड। पहले कौन आएगा आपका, रूट नोड। तो सबसे पहले आप किसको प्रोसेस करते हो, रूट नोड को प्रोसेस करते हो। रूट नोड को प्रोसेस करने के बाद आप लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते हो, और लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करने के बाद आप राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हो। तो ये जो ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है वो किसका होता है, प्री ऑर्डर का।
अगला है आपका इन का मतलब होता है बीच में। कौन बीच में? आपका रूट। तो जब रूट आपका बीच में आएगा तो सबसे पहले आप किसे प्रोसेस करोगे? सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करोगे। लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करने के बाद आप रूट को प्रोसेस करोगे, और रूट को प्रोसेस करने के बाद आप राइट सब ट्री को क्या करोगे? प्रोसेस करोगे। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस का मतलब है कि आपका जो रूट आएगा वो आखिरी में आएगा। जब रूट आपका आखिरी में आएगा तो सबसे पहले आप किसको प्रोसेस करोगे? लेफ्ट सब ट्री को। उसके बाद आप राइट सब ट्री को प्रोसेस करोगे, और राइट सब ट्री को प्रोसेस करने के बाद आप रूट को प्रोसेस करोगे। और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि जो ट्री के जो नोड को विजिट किए जाएंगे वो लेवल बाय लेवल विजिट किए जाएंगे। सबसे पहले लेवल 0 को प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद लेवल 1 को प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद लेवल 2 को प्रोसेस किया जाएगा। और जब आप लेवल को प्रोसेस करोगे तो उस टाइम पे लेवल की जो प्रोसेसिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होती है। हमसे क्या पूछा था यहाँ पर? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस, और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट नोड राइट नहीं, ऐसा नहीं है, लेफ्ट राइट नोड। यस, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर नोड का मतलब आप रूट ही समझ लीजिए। नहीं, ये भी नहीं है, और राइट लेफ्ट नोड नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बता देता हूं कि आप ट्रैवर्सल सीक्वेंस करते कैसे हो। मान के चलो आपके पास एक ट्री गिवन है, ऐसा ट्री आपके पास गिवन है, और आपको इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट को समझना आप। जब आप प्री की बात करते हो तो प्री में सबसे पहले आप रूट को प्रोसेस करोगे, और रूट को प्रोसेस करने के बाद आप लेफ्ट को प्रोसेस करोगे। ध्यान रखना, एक बार आपने रूट को प्रोसेस किया, रूट को प्रोसेस करने के बाद जैसे आप लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाते हो तो ये प्रोसेस वापस से कैसा होता है? रिकर्सिवली डिफाइन होता है। कैसा होता है ये प्रोसेस? वापस से रिकर्सिवली डिफाइन होता है। वापस से आप रूट को प्रोसेस करोगे, फिर लेफ्ट, और जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाओगे वापस से ये प्रोसेस कैसा होता है? आपका रिकर्सिवली डिफाइन होता है। आप इस एग्जाम्पल से इस बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहले किसको प्रोसेस करो? रूट को। प्री ऑर्डर में आपने रूट को प्रोसेस कर दिया। रूट कौन है आपका? ए। तो यहां से आपने ए को प्रोसेस कर दिया। ए को प्रोसेस करने के बाद आप कहां जाओ? लेफ्ट सब ट्री पे। और जब आप लेफ्ट सब ट्री पे जाओगे तो आप ये मान के चलो कि अब आपके पास ट्री इतना ही है, बी और ए। इस सारे को आप भूल जाओ। जब आप सारे को भूलोगे और आप यहां पर आओगे तो वापस से इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। किसको प्रोसेस करो? सबसे पहले रूट को। तो यहां पर फिर रूट कौन बन जाएगा आपका? बी। और उसके बाद किसको प्रोसेस करो? लेफ्ट को। और जैसे लेफ्ट पे जाओगे वापस से रूट को प्रोसेस करो। रूट कौन है आपका? डी। फिर इसका लेफ्ट कोई है क्या? नहीं। फिर इसका राइट कोई है क्या? नहीं। अब यहां से इसका लेफ्ट आप प्रोसेस कर चुके थे, फिर जाओगे आप इसके राइट पे। आप इसके राइट पे गए तो राइट पे जाते वापस से रिकर्सिवली डिफाइन, तो पहले किसको प्रोसेस करो? रूट को। रूट कौन है यहाँ पर? ये आपका रूट हो जाएगा। फिर लेफ्ट में जाओगे, रूट को प्रोसेस किया, ई। फिर ना लेफ्ट है ना राइट है। इसका लेफ्ट आप प्रोसेस कर चुके थे, राइट को प्रोसेस करोगे। और जब आप राइट को प्रोसेस करोगे तो ये इतना ही ट्री है आपके पास, तो सबसे पहले किसको प्रोसेस करो? रूट को। कौन है आपका? एफ। फिर आप लेफ्ट में जाओगे, इतना ही ट्री है आपके पास, किसको प्रोसेस करो? रूट को। कौन है? जी। फिर इसका ना लेफ्ट है ना इसका राइट है। इसका लेफ्ट आप प्रोसेस कर चुके हो, रूट को प्रोसेस कर चुके हो, इसके राइट को प्रोसेस कर दीजिए। कौन हो जाएगा आपका? एच। तो ये आपकी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस आ जाएगी। इन ऑर्डर में आप पहले रूट लेफ्ट को प्रोसेस करते हो, उसके बाद रूट को प्रोसेस करते हो। यहाँ पर जो रूट वर्ड लिखा है इसका मतलब है कि जब आप रूट पे आते हो ना तो उस टाइम पे आप एलिमेंट को क्या करते हो? प्रोसेस करते हो। और ये जो प्रोसेस होता है वो सेम रिकर्सिवली डिफाइन होगा। तो इन ऑर्डर में लेफ्ट, फिर इसके लेफ्ट में गए, क्योंकि लेफ्ट के बाद में रिकर्सिवली डिफाइन होगा तो वापस से आप इसके लेफ्ट में गए, फिर इसके लेफ्ट में गए। देखो इसका कोई लेफ्ट है क्या? नहीं। तो फिर रूट को प्रोसेस कर दो। कौन है? डी। रूट को प्रोसेस करने के बाद इसका राइट नहीं है, तो फिर रूट को प्रोसेस किया तो बी। उसके बाद आप रूट को प्रोसेस करोगे, ए। उसके बाद इसके राइट में जाओगे, राइट में जाके आप वापस से लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करोगे। तो आपने लेफ्ट को प्रोसेस किया, यहां से लेफ्ट को प्रोसेस करने के बाद आप इसके लेफ्ट में जाओगे, नहीं है तो फिर रूट को प्रोसेस करो। कौन है आपका? ई। नहीं इसका राइट है तो रूट को प्रोसेस किया, सी। उसके बाद इसके राइट में गए, राइट में जाने के बाद फिर आप लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में जाने के बाद फिर आप लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट नहीं है तो रूट को प्रोसेस कर दिया, जी। राइट नहीं है, रूट को प्रोसेस कर दिया, एफ। राइट में गए, लेफ्ट नहीं है, रूट को प्रोसेस कर दिया, एच। और उसके बाद इसका राइट नहीं है, और रूट को आप जब आप राइट में आए थे उससे पहले आप रूट को प्रोसेस कर चुके थे। तो ये ट्रैवर्सल सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा? आपका इन ऑर्डर का हो जाएगा। और पोस्ट ऑर्डर में
सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करो, फिर राइट सब ट्री को प्रोसेस करो, और आखिरी में आप क्या करोगे, रूट को प्रोसेस करोगे। तो वही रूट से आप लेफ्ट की तरफ गए, फिर आप लेफ्ट की तरफ गए, ना इसका लेफ्ट है ना इसका राइट है, तो रूट को प्रोसेस कर दो, दैट इज डी। उसके बाद इसके राइट को प्रोसेस करो, नहीं है तो फिर रूट को प्रोसेस कर दो, कौन आपका बी। उसके बाद इसका राइट, क्योंकि रूट प्रोसेस नहीं होगा, राइट पे गए, लेफ्ट पे गए, ना लेफ्ट है ना राइट है, तो रूट को प्रोसेस कर दो, कौन है आपका ई। रूट को प्रोसेस करने से पहले राइट को प्रोसेस करो, उसके बाद इसके लेफ्ट में जाओ, ना लेफ्ट है ना राइट है, तो रूट क्या हो जाएगा आपका जी। उसके बाद इसके राइट में जाओ, राइट का ना लेफ्ट है ना राइट है, तो रूट को प्रोसेस कर दो एच। उसके बाद राइट आपको प्रोसेस कर चुके हो तो रूट को प्रोसेस करो एफ। राइट आप प्रोसेस कर चुके हो तो रूट को प्रोसेस करो सी। राइट आप प्रोसेस कर चुके हो तो रूट को प्रोसेस करो, कौन हो जाएगा आपका ए। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस हो जाएगी। अब आप यहां पर एक चीज और नोटिस करोगे कि जब आपने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस निकाला, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में जो ट्री का रूट नोड होता है वो हमेशा सबसे पहले आपको मिलता है। जो भी आपका ट्री का रूट नोड होगा वो हमेशा सबसे पहले मिलेगा, किसमें, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में। जब आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस की बात करते हो तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में आपका रूट नोड हमेशा आखिरी में मिलता है। कहाँ मिलता है आपका, हमेशा आखिरी में। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में हमेशा बीच में मिलता है। और बीच में मिलने का मतलब है कि इस रूट नोड के जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा। क्या होगा, इसका लेफ्ट सब ट्री का पार्ट। और इसके राइट में जो कुछ भी होगा वो हमेशा इसके राइट सब ट्री का पार्ट होता है। आप देख भी लीजिए, इस जो ए है इसके लेफ्ट में डी और बी है, तो इस ए के लेफ्ट में डी और बी है। और जब आप राइट में देखोगे तो सी ई एफ जी एच, ये ई सी जी एफ एच, ये आपको इसके राइट में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब आपके पास ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, ट्री बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ द बाइनरी सर्च ओवर एन एलिमेंट, कि कौन सा वाला वर्स्ट केस परफॉर्मेंस पूछा है, किसका, बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, कब जब आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो, तो हमें पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी ऑर्डर ऑफ log n। तो ऑप्शन 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो एन स्क्वायर होता है, ठीक है, वो आमतौर पे आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग में भी जैसे आपका बबल सॉर्ट है, आपका सिलेक्शन सॉर्ट है, आपका इंसर्शन सॉर्ट है, इनकी जो एल्गोरिथम होती है वो आपको क्या देखने को मिलती है, एन स्क्वायर देखने को मिलती है। ध्यान रखना, जो आपका क्विक सॉर्ट होता है, जो आपका क्विक सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट का भी जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है वो कैसा होता है आपका, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, ये आपका जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम का ही होता है। जैसे कि आपका मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट के अलावा आपका हीप सॉर्ट है, हीप सॉर्ट के अलावा आपका क्विक सॉर्ट है। लेकिन क्विक सॉर्ट का कौन सा वाला केस, एवरेज केस। कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, एवरेज और बेस्ट केस की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। और जो ऑर्डर ऑफ एन होता है वो आमतौर पे आपको लीनियर सर्च का देखने को मिलता है, जो आपकी लीनियर सर्च होती है, ठीक है, जिसको आप सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हो। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑर्डर ऑफ एन देखने को मिलती है। तो हमें क्या पूछा था, वर्स्ट केस सिनेरियो पूछा था। ध्यान रखेंगे, जो आपका लीनियर सर्च है और आपका बाइनरी सर्च है, इनमें जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है, बेस्ट केस में हमेशा इसकी भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है और इसकी भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। जो आपका एवरेज केस होता है, एवरेज केस में इसकी ऑर्डर ऑफ n होती है और इसकी ऑर्डर ऑफ log बेस टू n होती है। और जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ से ऑर्डर ऑफ n होगा और यहाँ से ऑर्डर ऑफ log बेस टू n होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि विच ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि यहां पर कुछ 3 स्टेटमेंट है और इन 3 स्टेटमेंट में से हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट में जो ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है, कौन से वाले ट्री के केस में, बाइनरी सर्च ट्री के केस में। तो हमें पता है कि जो हमारा बीएसटी होता है बाइनरी सर्च ट्री में,
इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। ये एक बाइनरी ट्री का स्पेशल टाइप होता है। और जब बाइनरी ट्री की बात आती है तो बाइनरी ट्री का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा ट्री जिसके नोड की जो डिग्री है वो क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या 2, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब 0 डिग्री नोड भी अलाउ है, 1 डिग्री नोड भी अलाउ है, और आपका 2 डिग्री नोड भी अलाउ है। ये होता है आपका कौन सा, बाइनरी ट्री। अब जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, आपका बाइनरी सर्च ट्री में जो आपका रूट जो आपका लेफ्ट चाइल्ड होता है, लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है किससे, पेरेंट से। पेरेंट चाइल्ड की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। और जो आपके राइट चाइल्ड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, आपके पेरेंट से हमेशा बड़ी होती है। और ऑब्वियसली जब आपका बीएसटी है और आप ट्री को ट्रेवर्स करने की बात करोगे तो यहां पर भी आप तीनों ट्रेवर्सिंग काम में ले सकते हो, वही प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो अब इनमें से कौन सी वाली सटीक बैठेगी ये तो हमें तभी पता लग पाएगा जब हमारे पास बीएसटी होगा और हम उसको क्या करें, ट्रेवर्स करें। तो एक बीएसटी हम एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं। लेट से बीएसटी हमने बनाया 60, 40, 80, 20, 45, 55, 75, 92, और इसका लेफ्ट हम बना लेते हैं 88, और इसका राइट हम बना लेते हैं लेट से 98। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि क्या ये बीएसटी है या नहीं है। बीएसटी की शर्त क्या है कि भैया लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होती है वो पेरेंट से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या 40-60 से छोटा है, यस। और राइट की जो वैल्यू है वो पेरेंट से बड़ी होनी चाहिए। क्या 80-60 से बड़ा है, यस। और ये जो प्रॉपर्टी अगेन रिकर्सिवली डिफाइन होती है। तो जो आपका 20 है क्या वो 40 से छोटा है, यस। जो आपका 45 है क्या वो 40 से बड़ा है, यस। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए तो आपने यहाँ पर सपोज करो 100 रख दिया। क्या रख दिया आपने यहाँ पर, 100 रख दिया। ऑब्वियसली 100 जो है वो आपका 40 से बड़ा है, लेकिन वो 60 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि वो 60 से छोटा होगा तभी तो वो किधर आएगा, आपके लेफ्ट सब ट्री की तरफ आएगा। तो 45 इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन 60, यस। एंड 55 इज ग्रेटर देन 45 बट लेस देन 60, तो ये भी ओके है। अब राइट में चलो, 80 क्या 60 से बड़ा है, यस। 75 इज लेस देन 80, यस, बट ग्रेटर देन 60, क्योंकि जो 60 से बड़ी वैल्यू होगी वही आपको कहां देखने को मिलेगी, राइट सब ट्री में देखने को मिलेगी। 92 इज ग्रेटर देन 80, यस। 88 इज ग्रेटर देन 92, सॉरी 88 इज लेस देन 92, यस, बट ग्रेटर देन 80 एंड 60। एंड 98 इज ग्रेटर देन 92, यस। तो ये आपका एक बीएसटी है। और इस बीएसटी को अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेवर्स करने वाले हैं किसमें, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में। मैं यहां लिख देता हूं ट्रेवर्सल सीक्वेंस। सबसे पहले मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस लिख रहा हूं। तो प्री ऑर्डर में अभी अभी हम सीख क्या है कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट को प्रोसेस करते हैं, और रूट को प्रोसेस करने के बाद लेफ्ट सब ट्री को, और उसके बाद राइट सब ट्री को। तो यहां से आपका हो जाएगा 60, 60 के बाद हो जाएगा आपका 40, 40 के बाद हो जाएगा आपका 20, उसके बाद हो जाएगा 45, देन आपका 55, 80, लेफ्ट में जाएंगे तो 75, उसके बाद राइट में गए तो आपका 92, 88 एंड 98। क्या देखो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है क्या, 60-40 नहीं, ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। अब आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस देखो। इन ऑर्डर में सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते हो, उसके बाद आप रूट को प्रोसेस करते हो, और रूट को प्रोसेस करने के बाद में आप राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हो। तो आप इधर आओगे, यहाँ पर आए। अब इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो फिर रूट को प्रोसेस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 20, उसके बाद इसका राइट नहीं है तो रूट को प्रोसेस करोगे तो 40, उसके बाद आप यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद आप लेफ्ट को प्रोसेस करोगे, लेफ्ट इसका है नहीं तो फिर रूट को प्रोसेस करोगे 45, उसके बाद आप राइट में गए, इसका लेफ्ट नहीं है तो रूट को प्रोसेस किया आपने 55। अब आप लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस कर चुके हो तो रूट को प्रोसेस करो 60,
फिर आप राइट में गए, राइट में जाने के बाद आप इसके लेफ्ट में जाओगे। अब इसका लेफ्ट नहीं है तो रूट को प्रोसेस करोगे क्या 75, इसका राइट भी नहीं है तो इस रूट को प्रोसेस करोगे 80। इसके राइट में गए, राइट में जाने के बाद आप लेफ्ट में गए, लेफ्ट में जाने के बाद फिर लेफ्ट में जाने की कोशिश की, लेकिन आपका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं तो रूट को प्रोसेस किया 88। प्रोसेस करने के बाद आप राइट में जाने की कोशिश की, राइट सब ट्री इसका है नहीं तो रूट को प्रोसेस किया 92। और उसके बाद आप फिर इसके राइट में गए, इसका लेफ्ट नहीं है तो रूट को प्रोसेस किया 98, इसका राइट नहीं है, दैट मीन्स पूरा का पूरा ट्री आपका ट्रेवर्स हो चुका है। ये जो ट्रेवर्सल सीक्वेंस आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है 20 40 45, यस ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। दैट मीन्स प्री ऑर्डर तो आपका सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन पोस्ट इन ऑर्डर आपका यहां से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार पोस्ट को भी चेक कर लेते हैं, पोस्ट का क्या भला है, ठीक है। पोस्ट में हो सकता है कि वो असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, या हो सकता है कि असेंडिंग में आ जाए, एक बार चेक करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर की तरफ गए, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद राइट को प्रोसेस करेंगे, देन हम रूट को प्रोसेस करते हैं। तो अब ना इसका लेफ्ट है ना राइट है तो रूट को प्रोसेस किया 20। यहाँ पर इसके राइट में गए, ठीक है, राइट में जाने के बाद इसके लेफ्ट में गए, ठीक है, इसके लेफ्ट में जाने के बाद ना लेफ्ट है ना राइट है तो वापस यहाँ राइट में आए, ना इसका लेफ्ट है ना राइट है तो रूट को प्रोसेस किया 55। इसका लेफ्ट राइट प्रोसेस कर चुके हैं तो 45, इसका भी हम राइट प्रोसेस कर चुके हैं, इसका भी हम राइट प्रोसेस कर चुके हैं तो 40 के बाद में इसका राइट प्रोसेस करेंगे, ना लेफ्ट ना राइट तो 75 के बाद में रूट को प्रोसेस करने से पहले राइट को प्रोसेस करेंगे, फिर रूट को प्रोसेस करने से पहले लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट को प्रोसेस करने से पहले फिर इसके लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, नहीं है, फिर राइट को प्रोसेस करेंगे, नहीं है, तो फिर रूट को प्रोसेस किया, दैट इज 88। यहाँ पर रूट को प्रोसेस करने से पहले राइट में जाएंगे, राइट को में जो नो रूट आया उसको प्रोसेस करने से पहले आप लेफ्ट को प्रोसेस किया, नहीं है, राइट को प्रोसेस किया, नहीं है, तो फिर आपने रूट को प्रोसेस कर दिया, दैट इज 98। ऊपर आए आप तो इसका लेफ्ट राइट दोनों प्रोसेस कर चुके हो तो रूट आपका 92, इसका भी आप लेफ्ट राइट दोनों प्रोसेस कर चुके हो तो रूट आपका 80, और इसका भी आप लेफ्ट राइट दोनों प्रोसेस कर चुके हो तो रूट आपका 60। क्या कोई पैटर्न आ रहा है? नहीं, यहाँ से भी आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो आपका केवल और केवल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है वो किसको सपोर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट देता है, किसमें, बाइनरी सर्च ट्री में, दैट मीन्स ओनली सेकंड नहीं, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड नो, ओनली थर्ड यस, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एंड अब आप यहां पर भी आप देख सकते हो कि प्री ऑर्डर में जो रूट होता है वो हमेशा सबसे पहले मिलता है, और पोस्ट ऑर्डर में जो रूट होता है वो हमेशा सबसे आखिरी में मिलता है, और इन ऑर्डर में जो आपका रूट होता है वो ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये इसके लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट है और ये इसके राइट सब ट्री के एलिमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 20 ट्रिक का ये कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक ऑफ हेसिंग, कि इनमें से कौन सी हेसिंग के अंदर कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक नहीं होती है। अब कौन सी टेक्निक नहीं होती है उससे पहले हमें यह तो समझ में आए कि हेसिंग क्या होता है, ठीक है, फिर कोलिजन क्या होता है। जब हेसिंग समझ में आ जाएगा, कोलिजन समझ में आ जाएगा, तब हम बढ़ेंगे कि कोलिजन को हम रिजोल्व कैसे करें या हम कोलिजन को सॉल्व कैसे करें। तो एक बार कंसेप्ट को समझते हैं, और कंसेप्ट को समझने के बाद में हम वापस से इस ऑप्शन की तरफ आएंगे। तो जब हम बात हेसिंग की करते हैं तो हेसिंग सिंपल सी टेक्निक होती है। हेसिंग इज टेक्निक यूज फॉर storing and retrieving डेटा वेरी फास्ट। हैशिंग जो है वो आपका ऐसा टेक्निक होता है जिस टेक्निक के अंदर आप डेटा की स्टोरिंग और रिट्रीविंग क्या कर सकते हो, बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टोरिंग का जो मतलब है, स्टोरिंग का मतलब डेटा को इंसर्ट करना, स्टोर का मतलब यही तो हुआ कि डेटा को इंसर्ट करना, और रिट्रीव का मतलब डेटा को सर्च करना, ठीक है। ये काम क्या हो, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट इस काम को करना ही क्या कहलाएगा, आपका हैशिंग कहलाएगा। लेकिन जो हैशिंग का जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, केवल सर्चिंग पे होता है। द मेन फोकस
ऑफ हैशिंग इन सर्चिंग। जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, केवल और केवल यहाँ पर सर्चिंग पे होता है कि जितना हो सके उतना एफिशिएंट तरीके से क्या किया जाए, हमें सर्चिंग करवा सके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट का इंसर्शन करते हो तो एलिमेंट का इंसर्शन तो एक ही बार तो होता है, ठीक है, लेकिन जो सर्चिंग वाला काम होता है, ठीक है, सर्चिंग वाला काम उस पर कई बार आप क्या करते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे करते हो। जब आप मान के चलो कि नया एलिमेंट इंसर्ट आप करवाना चाह रहे हो, तो जब आप नया एलिमेंट इंसर्ट करवाते हो तब भी तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर प्लेस ढूंढना पड़ता है। और जब आप प्रॉपर प्लेस ढूंढते हो तब भी आप सर्चिंग करते हो। मान के चलो आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने के लिए भी तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सर्च करना पड़ेगा। सर्च करोगे कि हाँ एलिमेंट मिल गया, तो उसी के बाद तो क्या करोगे, उसको डिलीट करोगे। तो हैशिंग के थ्रू जितना हो सके हमें कोशिश करते हैं कि जो हमारा सर्चिंग वाला काम है वो कैसा हो जाए, एफिशिएंट मैनर में हो जाए। और एफिशिएंट मैनर में तो तभी तो होगा जब इस काम को हम कैसा कर ले, कांस्टेंट टाइम में कर ले। जब हम इस काम को कैसे कर ले, कांस्टेंट टाइम में कर ले। और ये कांस्टेंट टाइम किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एवरेज केस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एवरेज केस की हो रही है। क्योंकि बेस्ट केस में तो हमेशा कांस्टेंट टाइम होता ही होता है, और वर्स्ट केस में इस दुनिया में कभी भी कांस्टेंट टाइम पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम वर्स्ट केस को इग्नोर करके चलते हैं। जो हमारा बेस्ट केस है उसमें आपका कांस्टेंट टाइम में हो जाता है, लेकिन दिवाली रोज नहीं होती है, इस वजह से हम बेस्ट केस को इग्नोर करके चलते हैं। तो अब हमारा जो टारगेट होता है हैशिंग में, वो टारगेट ये होता है कि हम एवरेज केस में काम को कैसा कर सके, कांस्टेंट टाइम में इस काम को कर सके। आमतौर पे जब हम सर्चिंग की बात करते हैं तो सर्चिंग के दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला होता है आपका लीनियर सर्च और दूसरा होता है आपका बाइनरी सर्च। हमें पता है कि लीनियर सर्च हो या बाइनरी सर्च, उसमें जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन होती है, और बाइनरी सर्च के केस में आपका ऑर्डर ऑफ log बेस टू एन होती है। और हमारा टारगेट क्या है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दे, कांस्टेंट टाइम में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा करने के लिए आपको, आप हैशिंग टेक्निक का यूज करोगे, और हैशिंग टेक्निक का यूज करने के लिए आपको हैशिंग के कुछ एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आप इस काम को करोगे कैसे। तो एलिमेंट्स ऑफ हैशिंग, और जब आप हैशिंग के एलिमेंट की बात करते हो तो आपको तीन तरह के एलिमेंट आपको हैशिंग में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है की, उसके बाद आपके पास होता है एक हैश फंक्शन, और उसके बाद आपके पास होती है एक हैश टेबल। इन तीन एलिमेंट के हेल्प से आप इस काम को करने में क्या होते हो, कैपेबल होते हो। अब यहां पर जो की होती है, की का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस एलिमेंट को आप स्टोर करने वाले हो उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। द एलिमेंट टू बी स्टोर, जिस एलिमेंट को आप स्टोर करने वाले हो उसको आप क्या बोलते हो, यहां पर की बोलते हो। हैश फंक्शन क्या होता है, यहां पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हैश फंक्शन बोलते हैं। या मैं और आसान शब्दों में हैशिंग की टेक्निक में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फॉर्मूला फॉर फॉर फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग की इनटू इंडेक्स। एक ऐसा फॉर्मूला, ठीक है, जिसके थ्रू आप की को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सको, इंडेक्स में कन्वर्ट कर सको। अब की का मतलब यहां पर क्या है, जो डेटा जिसको आप स्टोर करने वाले हो, जो डेटा आपके पास आया उस डेटा से ही अगर आपने इंडेक्स का पता लगा लिया तो फिर सर्च करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। नहीं, जिसको भी सर्च करना है वो डेटा आपके पास आया, उस डेटा से आप डायरेक्टली किसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसके इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आपने डायरेक्टली इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया तो फिर एरे के केस में आप रैंडम एक्सेस पॉसिबल है तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और जो हैश टेबल होती है वो आपका एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में आपका यहाँ एरे होता है, एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर की एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जिस एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज करते हो उस एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर क्या बोलते हो, हैश टेबल बोलते हो। तो आमतौर पे जो हैश फंक्शन होता है वो इस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं।
हैश फंक्शन का, और उसके बाद में डेटा को इंसर्ट करके बताता हूं, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली हैशिंग काम कैसे करता है। मान के चलो हैश फंक्शन है हैश, और वो किसके लिए काम कर रहा है, की एलिमेंट के लिए काम कर रहा है। और आपने हैश फंक्शन बना दिया लेट्स से के मोड 10। अब ऐसा ही क्यों किया, ठीक है, क्योंकि टेक्निक होती है आपके पास, और भी तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि हैश फंक्शन है किसके लिए, कि एलिमेंट के लिए, और उसकी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, के मोड 10 करके कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, लेट्स से 235 608 902 एंड 103, ये डेटा है हमारे पास, और इस डेटा को हम एक एरे में स्टोर करवाना चाहते हैं। और मान के चलो कि वो जो एरे है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, यहाँ पर 10 है। उस एरे की कैपेसिटी कितनी है, 10। तो उस एरे का जो इंडेक्स होगा वो कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम 0 to 9। अब ये हैशिंग के थ्रू किस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट, किस तरीके से आप इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसको आप एरे में रखोगे, उस बात को हम समझते हैं। तो सपोज करो कोई की हमारे पास आएगी, की के बाद में हम इस की को हैश फंक्शन को देंगे, और हैश फंक्शन को देने के बाद हम यहाँ से इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे, और उसके बाद ये एक्चुअल हैश टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और हैश टेबल का मतलब यहाँ पर जो आपका एरे है उसका इंडेक्स होगा, और फिर यहाँ से आप ये कोई उसमें स्टोर करवा देंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आप समझना। अक्सर आजकल ऐसे सवाल पूछे जाने लग गए हैं। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो जब आपके पास 10 साइज का एरे था तो उसके इंडेक्स कहां से कहां तक रही होगी, फ्रॉम 0 to 9 तक रही होगी। सबसे पहले आपके पास एल की वैल्यू क्या आई, 235 की वैल्यू क्या देखने को मिला आपको, 235। आप उसके लिए इंडेक्स आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, के मोड 10, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 235 मोड 10। तो जब आप 235 में 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि शेषफल यहाँ से 5 बचेगा। यही तो होता है किसी भी नंबर को जब आप 10 से मोड करते हो तो जो आखिरी वाला डिजिट होता है वही हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, शेषफल देखने को मिलता है। तो ये जो 235 है उसको किस इंडेक्स पे स्टोर करवा दो, 5th नंबर के इंडेक्स पे स्टोर करवा दो। तो 5th नंबर के इंडेक्स पे क्या आ जाएगा आपका 235 आ जाएगा। अगला जो है वो आपके पास है 608। तो अगेन 608 मोड 10। तो यहां से शेषफल कितना मिलेगा 8, मतलब 8वें इंडेक्स पोजीशन पे किसको स्टोर करवा दो, 608 को। तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा आपका 608। अगला नंबर आपके पास 902। तो आपने लिखा 902 मोड 10। तो कितना आ जाएगा 2। सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे किसको रख दो, 902 को। सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे किसको रख दिया आपने, 902 को रख दिया। और आखिरी एलिमेंट आपके पास 103। तो 103 को आपने मोड किया किससे, 10 से। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या मिला आपको 3, मतलब थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे किसको रख दो, 103 को रख दो। तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे आपने 103 को रख दिया। अब मान के चलो आपके पास ये डेटा है जो हैश टेबल में स्टोर है, और एक डिमांड आई कि आपके पास डेटा है लेट्स से 608, उसको आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो इस 608 को जब आपको सर्च करना है तो इसको सर्च करते टाइम पे आप अगेन हैश फंक्शन का यूज करोगे, और जब आप हैश फंक्शन का यूज करोगे तो आप लिखोगे 608 मोड 10। तो यहां से मिलेगा आपको 8। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि जो आपका एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, 8 इंडेक्स पे रखा हुआ है। क्या वाकई में 8 इंडेक्स पे आपका 608 रखा हुआ है, यस बिल्कुल आपका रखा हुआ है। तो यहां से जो काम आपका हुआ क्या वो कांस्टेंट टाइम में हो गया, तो आप कहोगे कि यस बिल्कुल ये काम कांस्टेंट टाइम में हो गया। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दिक्कत कहां है, इसमें दिक्कत यहां है कि मान के चलो आप इस किसी डेटा को स्टोर करवाना चाह रहे हो और वो डेटा आपके पास आ गया 704 एंड 844, ऐसा डेटा आपके पास आ गया। जब ऐसा डेटा आपके पास आया तो आपने लिखा 704 मोड 10, कितना मिला आपको 4, और 844 मोड 10 कितना मिला आपको 4। मतलब दोनों कहां जाना चाहते हैं, सेम इंडेक्स पे। दोनों कहां जाना चाह रहे हैं, सेम इंडेक्स पे। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो यहां पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया। यहां पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया, दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों आपस में टकरा गए, ठीक है, कि मैं भी फोर्थ इंडेक्स पे, मैं भी फोर्थ। ऑब्वियसली जब 704 आया होगा तो 704 को हमने पहले फोर्थ इंडेक्स पे रख दिया होगा, लेकिन वापस से क्या आ गया हमारे पास 844, और 844 भी किस इंडेक्स पे जाना चाह रहा है,
फोर्थ इंडेक्स पे जाना चाह रहा है, जबकि फोर्थ इंडेक्स पे ऑलरेडी आपका 704 क्या है, स्टोर है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपके हाथ से 704 निकल जाएगा। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपके पास किसी एलिमेंट को जब आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपके पास सेम इंडेक्स आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका कोलिजन हो जाएगा। तो इस कोलिजन को आपको क्या करना है? रिजोल्व करना है। और इस कोलिजन को रिजोल्व करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप इसके लिए डिफरेंट इंडेक्स पोजिशन क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे। तो कोलिजन रिजोल्यूशन की बात जब आती है, तो कोलिजन रिजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेट इंडेक्स, कि अल्टरनेट इंडेक्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? यहां पर कोलिजन रिजोल्यूशन बोलोगे। और इसकी कुछ टेक्निक्स होती है। इसकी क्या होती है? हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कोलिजन को रिजोल्व करते हैं। और कोलिजन को रिजोल्व करने की आमतौर पे दो टेक्निक होती है हमारे पास। पहली होती है ओपन हेसिंग, और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज हेसिंग। पहला होगा हमारे पास ओपन हेसिंग और दूसरा होगा हमारे पास क्लोज हेसिंग। ध्यान रखना, क्लोज हेसिंग समटाइम ऑल्सो नोन एज ओपन एड्रेसिंग। इसको कई बार हम क्या बोलते हैं? ओपन एड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो दो तरीके हमारे पास, या तो हम ओपन हेसिंग का यूज करेंगे या फिर हम क्लोज हेसिंग का यूज करेंगे। जब हम ओपन हेसिंग की बात करते हैं तो ओपन हेसिंग में एक टेक्निक का यूज करते हैं, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं डायरेक्ट चैनिंग। क्या बोलते हैं उस टेक्निक को? हम डायरेक्ट चैनिंग। और क्लोज हेसिंग में कुछ टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, जिन टेक्निक्स को हम बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो गया, या फिर हम यहां पर यूज करते हैं डबल हेसिंग को। इसको यूज करेंगे हम, डबल हेसिंग को यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब हम ओपन हेसिंग की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? डायरेक्ट चैनिंग का यूज करेंगे। और डायरेक्ट चैनिंग में हम किसका यूज करते हैं? लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? आप यूं समझ लो बात को कि सपोज करो किसी इंडेक्स पोजीशन है हमारे पास, टू इंडेक्स पोजीशन है, और उस टू इंडेक्स पोजीशन के लिए तीन एलिमेंट क्या होना चाह रहे? स्टोर होना चाह रहे। तो फिर आप उन तीनों एलिमेंट को किस में स्टोर करवा दो? लिंक लिस्ट में। किसमें स्टोर करवा दो? आप उन तीनों एलिमेंट को लिंक लिस्ट में स्टोर करवा दो, ठीक है। और जब आप लिंक लिस्ट में स्टोर करवाओगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये स्टोरेज हो जाएगा, और ये इसको क्या कर रहा होगा? पॉइंट कर रहा होगा। तो पहले आपने हैश फंक्शन से उसके इंडेक्स 2 आई होगी। अब 2 पे कौन सा एलिमेंट है उसको आप एक एक करके क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ एन के कंपैरिजन में या ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू एन के कंपैरिजन में तो फिर भी ये काम क्या है? बहुत ही सही होता है। और क्लोज हेसिंग में आप या तो लीनियर प्रोबिंग का यूज करते हो, या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का यूज करते हो, या फिर आप डबल हेसिंग का यूज करते हो। लीनियर प्रोबिंग का मतलब कि सपोज करो कि आप जिस एलिमेंट को स्टोर करने वाले हो, मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास डेटा है 7 to 8। तो इस 7 to 8 के लिए आपने 7 to 8 मोड 10 किया होगा, तो कौन सी इंडेक्स आई? 8। लेकिन सपोज करो कि इस 8 इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई ना कोई डेटा क्या है? कोई ना कोई की वहां पर स्टोर है। तो लीनियर प्रोबिंग में आप जस्ट इसके आगे वाले इंडेक्स को चेक करो। कौन से वाले इंडेक्स को? 9th नंबर वाले इंडेक्स को। क्या 9th नंबर वाले इंडेक्स खाली है क्या? अगर मान के चलो 9th नंबर के इंडेक्स पे ऑलरेडी डेटा है, तो फिर आप आगे वाले को चेक करो। किसको? 10th वाले को। अब मान के चलो 10th वाले पे भी डेटा है, तो आप किसको चेक करो? 11th वाले को चेक करो। और मान के चलो 11th वाली आपको खाली मिली, तो जैसे 11th वाली खाली मिली, आप 11th पे आप किसको रख दीजिए? 7 to 8 को आप रख दीजिए। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम एक एक के बजाय में स्क्वायर का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो जो एलिमेंट हमारा स्टोर होने वाला है वो 5 to 5 है, और ये क्या डिमांड लेके आए कि मुझे कौन से वाले इंडेक्स चाहिए? 5th नंबर के इंडेक्स चाहिए। लेकिन 5th नंबर के इंडेक्स तो ऑलरेडी फिल है, तो आप 5 + 1 का स्क्वायर कीजिए। तो आप चेक कीजिए किसको? 6th इंडेक्स को। मान के चलो ये भी फिल है, तो आप 5 + 2 स्क्वायर को यूज कीजिए, मतलब 9th नंबर के इंडेक्स को आप यूज कीजिए। मान के चला कि 9 नंबर के इंडेक्स पे क्या है? फिल है। तो आप 5 + 3 स्क्वायर को यूज कीजिए, मतलब 9 और 5 14।
तो कौन से इंडेक्स को चेक कीजिए आप? 40 नंबर के इंडेक्स को चेक कीजिए। अब मान के चला कि 40 नंबर की जो इंडेक्स है वो खाली है, तो डेटा को आप कहाँ रख दीजिए? 40 नंबर के इंडेक्स पे आप रख दीजिए। और डबल हैशिंग का मतलब है कि आपके पास एक हैश फंक्शन था, उससे काम नहीं बन रहा, तो आप दूसरे वाले क्या कर लीजिए, हैश फंक्शन का आप यूज कर लीजिए। उम्मीद करता हूं मैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वहां पर एग्जाम सवाल पे चलते हैं हमारे। और सवाल में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक? क्या डबल हैशिंग का यूज करते हैं? यस, डबल हैशिंग तो अभी भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। जो हमारा क्लोज हैशिंग होता है उसका एक टाइप होता है, क्या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता है? यस, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोबिंग होता है, प्रोबिंग का मतलब होता है फाइंड नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अगला जो खाली स्थान जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रोबिंग बोलते हैं। क्या चैनिंग होता है? यस, चैनिंग भी होता है, बिल्कुल। अभी भी हम पढ़ के आए हैं कि चैनिंग भी जो होता है, ठीक है, वो आपके ओपन हैशिंग की एक टेक्निक होती है, जहां पर हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। और इन जो टेक्निक होती है, यहाँ पर हम लिंक लिस्ट का यूज ना करके यूज जो हमारे पास ओरिजिनल हैश टेबल होती है, हम उसी में रायता फैलाते हैं। किसी भी तरह के अलग से हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को काम में नहीं लेते हैं। क्या फोल्डिंग? नहीं, फोल्डिंग नहीं होता है, ठीक है। फोल्डिंग हमारे पास नहीं होता है। किसका? कोलिजन रेजोल्यूशन की टेक्निक नहीं होती है। तो जो हमारा डी है वो यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो फोल्डिंग है ये क्या? फिर ये है आपके पास एक टेक्निक होती है, टेक्निक फॉर क्रिएटिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन को क्रिएट करने की टेक्निक होती है। यही नहीं, कुछ और टेक्निक भी होती है आपके पास। जैसे आपका डिवीजन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड जिसको अभी अभी हम यूज कर रहे थे अब तक। वो कौन सा मेथड था आपके पास? डिवीजन मेथड था। डिवीजन मेथड के अलावा आप मिड स्क्वायर मेथड का भी यूज करते हो, और मिड स्क्वायर मेथड के अलावा आप फोल्डिंग का यूज करते हो। तो ये आमतौर पे ये 3 तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो? हैश फंक्शन को क्रिएट करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हैशिंग क्या होती है, कोलिजन क्या होता है, कोलिजन को किस तरीके से रिजोल्व किया जाता है, कोलिजन रिजोल्यूशन की कौन कौन सी टेक्निक होती है, हैश फंक्शन क्रिएट करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। इससे बाहर शायद इसमें कोई सवाल पूछा जाएगा, वो घूम फिरा के इन्हीं को फिर से मोल्ड करके कोई सवाल पूछ सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग मेथड इज स्टेबल? कि इनमें से कौन सा वाला सॉर्टिंग मेथड जो है वो कैसा है? आपका स्टेबल सॉर्टिंग मेथड है। क्या इंसर्शन सॉर्ट होता है, क्या बाइनरी सॉर्ट होता है, क्या सेल सॉर्ट होगा, या फिर आपका हीप सॉर्ट होगा? तो पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि ये स्टेबल मेथड क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप सॉर्टिंग की बात करते हो तो सॉर्टिंग का सिंपल सा मतलब आपको पता होता है कि अरेंजिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं उनको आपको अरेंज करना होता है। अरेंजिंग एलिमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसी को आप क्या बोलते हो? सॉर्टिंग बोलते हो। हाँ, ये जो अरेंजमेंट होता है वो या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या फिर आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आमतौर पे जब तक हमें एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बोला जाता है तब तक हम एलिमेंट को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। अब जो ये सॉर्टिंग होती है ये 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी स्टेबल सॉर्ट, और दूसरा होता है आपका अनस्टेबल सॉर्ट। अनस्टेबल सॉर्ट। अब स्टेबल सॉर्ट का मतलब होता है, स्टेबल सॉर्ट आप किसे बोलोगे कि if the position of equal element not change after sorting, कि आपके पास
जब आप सॉर्ट करने वाले थे तो उस लिस्ट में कुछ इक्वल एलिमेंट थे आपके पास, और उन इक्वल एलिमेंट की अगर पोजीशन, कौन सी वाली पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, कौन सी पोजीशन, यहां पर उनकी रिलेटिव पोजीशन की बात की जा रही है, अगर वो रिलेटिव पोजीशन इनकी चेंज ना हो, ठीक है, तो उस सॉर्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉर्ट बोलते हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, तो इसको एग्जांपल से समझो। मान के चलो मेरे पास डेटा कुछ ऐसा है, लेट्स से डेटा मेरे पास 6A 3P एंड 6B, ऐसा डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब यहां से 6A और 6B का मतलब है कि दोनों सेम डेटा है, ठीक है। अब मैं दोनों को अगर मान के चलो 65 ले लूं तो अब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक को 6A बोल दिया और दूसरे को 6B बोल दिया, और यहाँ पर इसको समझने के लिए 3P बोल दिया। मतलब 3 के आगे कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में, लेकिन 3 के आगे कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली वो इनसे तो क्या होगा, छोटा ही होगा। फिर भी मैं लिख देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कॉपी पेन लेके ही बैठते होंगे, ठीक है। वैसे लेके नहीं बैठते हो तो बैठना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो फिर मरना ही पड़ेगा आपको, और मरने के लिए आपको कॉपी पेन चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका 6A एंड 6B है वो कैसे आपके इक्वल एलिमेंट है, कैसे इक्वल एलिमेंट है। अब जब आप इसको सॉर्ट करोगे और सॉर्ट करते टाइम पे अगर इसका रिजल्ट ऐसा आए 3P 6A एंड 6B, अगर ऐसा रिजल्ट आया तो इसका मतलब है कि आपका जो सॉर्ट है वो कैसा है, स्टेबल है। अब देखो इस 6A और इस 6B में पहले कौन सा एलिमेंट था, तो आप कहोगे कि पहले 6A था। सॉर्टिंग करने के बाद में भी पहले कौन आया, 6A, और उसके बाद कौन आया आपका 6B। क्या इनकी पोजीशन में किसी भी तरह का चेंजेस हुआ, तो आप कहोगे कि इनकी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए ये सॉर्ट कैसा आपका स्टेबल सॉर्ट है, और यही हमसे यहां से पूछा गया है। अब स्टेबल सॉर्ट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। स्टेबल सॉर्ट में आपका बबल सॉर्ट आता है, आपका बबल सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा आपका इंसर्शन सॉर्ट होता है, वो भी आपका स्टेबल सॉर्ट का एग्जांपल है। इंसर्शन सॉर्ट के अलावा आपका जो मर्ज सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट भी किसका एग्जांपल, आपके स्टेबल सॉर्ट का एग्जांपल है। मर्ज सॉर्ट के अलावा जो आपका काउंट सॉर्ट होता है वो भी कैसा सॉर्ट होता है, आपका स्टेबल सॉर्ट होता है। और अनस्टेबल सॉर्ट आप किसको बोलोगे, अनस्टेबल सॉर्ट आप किसको बोलोगे कि इफ द पोजीशन ऑफ इक्वल एलिमेंट इज चेंज आफ्टर सॉर्टिंग। इस सॉर्टिंग के बाद में आपके जो इक्वल एलिमेंट थे उनकी पोजीशन क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई, तो वो सॉर्ट आपका कैसा है, अनस्टेबल सॉर्ट है। फॉर एग्जांपल मैं सेम ही एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से एग्जांपल हमारे पास 6A 3P एंड 6B। अब यहां पर 6A और 6B दोनों की इक्वल वैल्यू है, और इसको सॉर्ट करने के बाद रिजल्ट आ गया 3P 6B एंड 6A। अगर ऐसा आ गया तो क्या इन एलिमेंट की पोजीशन बदल गई, तो आप कहोगे यस, इन एलिमेंट की क्या हो गई, पोजीशन बदल गई है। ऑर्डर में पहले 6A था, उसके बाद 6B था, लेकिन रिजल्ट में पहले 6B आया है और उसके बाद 6A आया है। अरे जब रिजल्ट आएगा वो तो जैसे मान के चलो कि P की जगह 2 है तो 32, और मान के चलो इस A और B की जगह जो वैल्यू है वो क्या है, लेट्स से 5 है, तो 65 और 65, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका कि ये 65 और ये 65, ये दोनों तो एक समान ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो इनका जो ऑर्डर था वो क्या हो गया, बदल गया है। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, अनस्टेबल सॉर्टिंग बोलेंगे। और अनस्टेबल सॉर्टिंग के जब एग्जांपल्स की आप बात करते हो तो अनस्टेबल सॉर्टिंग के एग्जांपल में सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट के अलावा जो आपका क्विक सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट इसका एग्जांपल होता है अनस्टेबल सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट के अलावा जो आपका हीप सॉर्ट होता है, और हीप सॉर्ट के अलावा आपका सेल सॉर्ट जो होता है, ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल होता है, आपके अनस्टेबल सॉर्ट का एग्जांपल होता है। अब यहां से हमसे क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग मेथड इज स्टेबल, स्टेबल कौन सा है, तो भैया इनमें से ढूंढो कोई। बबल है क्या, नहीं। इंसर्शन है क्या, यस, इंसर्शन हमारा है, तो इंसर्शन सॉर्ट कैसा हो जाएगा हमारा, स्टेबल सॉर्ट हो जाएगा। क्या बाइनरी सॉर्ट, नहीं, है तो सर्चिंग होती है, बाइनरी सर्च होती है, ऐसा कुछ होता नहीं। सेल सॉर्ट इज एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल सॉर्ट, एंड हीप सॉर्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल सॉर्ट। तो ये दोनों किसके एग्जांपल आपके
अनस्टेबल सॉर्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको और तो ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिलेक्शन सॉर्ट जरूर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन आमतौर पे ये तीनों एक साथ जोड़े में रहते हैं, लेकिन यहां पर इनका जोड़ा क्या हो गया है, अलग हो गया। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट आपका अनस्टेबल कैसे है, आप एक एग्जाम्पल से समझो बात को। पहले तो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है ये बात आपको पता होगी कि सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले हम पूरे के पूरे एरे में से क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस मिनिमम एलिमेंट को हम जीरोथ इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट के साथ में स्वैप कर देते हैं। फिर जीरोथ पोजीशन वाले एलिमेंट को इग्नोर करते हैं और फर्स्ट इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक वाले एरे में से फिर से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। उसमें जो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा उसको फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट के साथ में स्वैप कर देंगे। फिर 0 और 1 को इग्नोर करेंगे और सेकंड इंडेक्स पोजीशन से लेके n-1 इंडेक्स तक जो भी मिनिमम होगा उसको हम सेकंड इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट के साथ में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। मतलब पहले जीरोथ इंडेक्स के साथ में स्वैप किया, फिर फर्स्ट इंडेक्स के साथ में स्वैप किया, फिर सेकंड इंडेक्स के साथ में स्वैप किया, फिर थर्ड इंडेक्स के साथ में स्वैप किया, और ऐसा करते रहते हैं कब तक, जब तक हम n-2 इंडेक्स के साथ में स्वैप नहीं कर देते। n-1 इंडेक्स आखिरी इंडेक्स होता है, और जब आखिरी में एक एलिमेंट हमें बचता है तो वो तो अपने आप में क्या होता है, सॉर्ट होता है, तो उसकी टेंशन अपने को नहीं लेनी होती है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल से बात आपको समझ में आएगी। ये सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट के लिए है, जिससे आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। मान के चलो आपके पास डेटा कुछ ऐसा है, सिक्स ए 3p 2q 6a 4r, ऐसा आपके पास क्या है, डेटा है। जब आपके पास ऐसा डेटा है तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, और जब आप इसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको मिनिमम एलिमेंट क्या मिलेगा, आपको, सॉरी मैं यहां से 1t एक और एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, जिससे ये और क्लैरिटी आपको आ जाए। तो आप ये एरे है आपके पास, इस एरे में आप सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करोगे। यहां से 6a और 6a, यहां पर जो कंटेंट रखा हुआ है वो कैसा है, आपका इक्वल कंटेंट है। बाकी 3p में कुछ भी हो सकता है, 2q में कुछ भी हो सकता है, 4r में कुछ भी हो सकता है, और 1t में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में आपका 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। तो आप इसमें जब मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको मिनिमम एलिमेंट क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि इसमें मिनिमम एलिमेंट मिलेगा आपका 1t, और 1t को आप क्या करोगे, 1t में, मैं यहां से भी आपको समझने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि दोनों सेम है या नहीं। तो मैं इसको 6a कर देता हूं और इसको 6b कर देता हूं, जिससे इनका ऑर्डर का हमें पता चल सके। राइट, तो हमने यहां से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया, तो मिनिमम एलिमेंट कौन मिला हमें, 1t मिला। तो 1t को हम क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। और जब जीरोथ पोजीशन के एलिमेंट के साथ में स्वैप करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1t, और फिर आपका 3p 2q 6b 4r एंड 6a। तो इस 6a और 6b में कैसा आपका इक्वल डेटा है, ठीक है। अब आप इसको सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट करते टाइम पे क्या ये कभी भी इसके आगे आ सकता है, कभी नहीं आएगा जीवन में। इस जीवन में तो सिलेक्शन सॉर्ट में तो ये कभी भी आगे नहीं आएगा। तो क्या इनका जो ऑर्डर है, क्या वो ऑर्डर चेंज हो गया, तो आप कहोगे कि यस ऑर्डर चेंज हो गया। ये जिस ऑर्डर में ओरिजिनल एरे में थे उस तरीके से अब ये सॉर्टिंग के बाद में नहीं रहेंगे। इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो रिलेटिव पोजीशन इनकी क्या हो गई है, बदल गई है। इसलिए जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है वो किस कैटेगरी में जाता है, अनस्टेबल सॉर्ट की कैटेगरी में जाता है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सॉर्टिंग आपकी होती है वो एक नेचर तो ये होता है कि वो स्टेबल और अनस्टेबल होती है, दूसरा नेचर ये होता है कि या तो वो इन प्लेस सॉर्टिंग होगी, इन प्लेस सॉर्टिंग, और या फिर वो होती है आउट प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस सॉर्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप सॉर्टिंग के टाइम पे और किसी भी
एक्स्ट्रा मेमोरी का आप यूज नहीं कर रहे हो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक्स्ट्रा मेमोरी का आप यूज कर रहे हो, कोई बड़ा लार्ज साइज का एरे आप वहां पर क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ऐसी सॉर्टिंग को आप बोलते हो इन प्लेस सॉर्टिंग। और ऐसी सॉर्टिंग जहां पर आप बड़ा लार्ज साइज का एरे आपको वापस से क्रिएट करना पड़ रहा है तो उसको आप बोलते हो आउट प्लेस सॉर्टिंग। बाकी प्रीवियस क्लासेस में मैंने इन दोनों टेक्निक को और वहां पर डिटेल में समझा रखा है कि इन प्लेस सॉर्टिंग में कैसे काम होता है और आउट प्लेस सॉर्टिंग में कैसे काम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग का मतलब डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ये दो तरह की होती है, या तो स्टेबल सॉर्ट होगा या फिर आपका अनस्टेबल सॉर्ट होगा। स्टेबल सॉर्ट और अनस्टेबल सॉर्ट का क्या मतलब होता है ये बात आपने समझ ली। इसके अलावा आपकी सॉर्टिंग इन प्लेस सॉर्टिंग भी हो सकती है और आपकी सॉर्टिंग आउट प्लेस सॉर्टिंग भी हो सकती है। अगला सवाल आपके पास, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन, कि रिकर्सन को इंप्लीमेंट करने के लिए आप इनमें से कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो। तो हमें पता है कि जब भी बात रिकर्सन की होती है तो रिकर्सन का सिंपल सा मतलब होता है कि ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टिल बेस केस। अब ऐसा तो है नहीं कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता ही रहेगा कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा। वो कब रुकता है, जब उसका बेस केस क्या हो जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। और बेस केस वो वाली कंडीशन होती है, ठीक है, जहां पर आपको रिजल्ट पता होता है, किसी कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं होती है। जैसे आप फैक्टोरियल की बात करते हो तो फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को क्या रिकर्सन के थ्रू सोल्व किया जा सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है। तो फैक्टोरियल के केस में बेस केस क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ जीरो, वो इसका बेस केस होगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ जीरो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो क्या होता है आपका 1 होता है। ऐसे मान के चलो कि आप फिबोनाची सीरीज की बात करते हो, तो फिबोनाची सीरीज में आप क्या करते हो, ठीक है, कि जो भी आप किसी भी टर्म की बात करते हो उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो जो टर्म होती है वो अपने पिछले दो टर्म की क्या होती है, सम होती है। जैसे मान के चलो आप फिबोनाची सीरीज की फिफ्थ टर्म को कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो क्या आपको पता है कि फिबोनाची सीरीज की फिफ्थ टर्म क्या है? आपको नहीं पता फिबोनाची सीरीज की फिफ्थ टर्म क्या है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि फिबोनाची सीरीज की जो फिफ्थ टर्म है वो फिबोनाची सीरीज की फोर्थ प्लस फिबोनाची सीरीज की थर्ड जो टर्म है उन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, ऐसा करते करते आप इसको रिकर्सिवली जब सोल्व करते हो तो इसके लिए जो बेस केस मिलता है वो बेस केस ये मिलता है कि फिबोनाची सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है और फिबोनाची सीरीज की जो सेकंड टर्म होती है उनका आपको पता है कि फिबोनाची सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है वो 0 के बराबर होती है और फिबोनाची सीरीज की जो सेकंड टर्म होती है वो 1 के बराबर होती है। अब उसके जो अगली टर्म आएगी वो पिछले दो का सम आ जाएगी। जैसे पहली टर्म फिक्स है क्या है, 0, सेकंड टर्म क्या है, फिक्स है 1, अगले टर्म पिछले दो का सम 0 + 1 1, अगले टर्म पिछले दो का सम 2, अगले टर्म पिछले दो का सम, 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 और इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। तो फिबोनाची सीरीज के केस में ये आपका बेस केस होता है कि जब फिबोनाची सीरीज की फर्स्ट टर्म हो तो वो 0 के बराबर होती है और जब फिबोनाची सीरीज की सेकंड टर्म हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है और जब ये बार बार कॉल करता रहता है, ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है कि मान के चलो आप फैक्टोरियल को 3 के लिए चला रहे थे, तो सबसे पहले ये 3 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलने के बाद ये 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलने के बाद ये 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलने के बाद ये 0 के लिए चलेगा। लेकिन जब ये रिजोल्व होगा तो रिजोल्व होते टाइम पे सबसे पहले 0 वाला रिजोल्व होता है, उसके बाद फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाला और सेकंड वाले के बाद थर्ड वाला रिजोल्व होता है। मतलब यहां पर सबसे आखिरी में कौन आया था, 0, लेकिन सबसे पहले सोल्व कौन हो रहा है, आपका 0 सोल्व हो रहा है। तो कौन सा वाला ऑर्डर चाहिए होता है आपको, लिफ ऑर्डर चाहिए होता है। कौन सा वाला ऑर्डर आपको, लिफ ऑर्डर। मतलब यूं समझो आपको कि सबसे पहले कौन आया, फैक्ट 3, उसके बाद कौन आया, फैक्ट 2, उसके बाद कौन आया, फैक्ट 1, उसके बाद कौन आया, फैक्ट 0। लेकिन जब सोल्व होने की बारी आई तो सबसे पहले कौन सोल्व हुआ आपका, 0। सबसे पहले आपका 0 सोल्व हुआ, उसके बाद फर्स्ट सोल्व हुआ, फिर सेकंड सोल्व हुआ और उसके बाद आपका थर्ड सोल्व हुआ। तो यह कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पर लिफ ऑर्डर। और लिफ ऑर्डर को आपका कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता था, आप कहोगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लिफो को सपोर्ट करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट सवाल आपके पास कि मर्ज सॉर्ट इनमें से किस सिद्धांत का यूज करता है। ठीक है, तो डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी, बैक ट्रैकिंग अप्रोच, ह्यूरिस्टिक सर्च एंड ग्रीडी अप्रोच, तो इनमें से किसका यूज करता है। वैसे इस वाले कंसेप्ट को हमने
प्रीवियस क्लासेस में 2 बार हमने इसको बहुत धूमधाम से डिस्कस किया जा चुका है कि मर्ज सॉर्ट इनमें से किसको यूज करेगा। तो आप कहोगे कि मर्ज सॉर्ट इनमें से डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी को क्या करता है, यूज करता है। और डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बड़ी साइज की प्रॉब्लम होती है, उस बड़ी साइज की प्रॉब्लम को हम छोटे छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन सब प्रॉब्लम को हम रिकर्सिवली सोल्व करते हैं। रिकर्सिवली सोल्व करने के बाद जो उनका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं, और रिजल्ट को कंबाइन करने के बाद हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और मर्ज सॉर्ट कुछ इसी सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है कि जैसे आपके पास कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन है, आप उन लिस्ट ऑफ एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, ठीक है। एक लेफ्ट वाला हो जाता है, एक राइट वाला हो जाता है, फिर वो लेफ्ट वाला हो गया, फिर उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, जब तक हर एक पार्ट में सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। और सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है, ये बात हमें पता होती है। फिर मर्ज करते जाते हैं कि पहले सिंगल एलिमेंट को मर्ज करेंगे तो पेयर बनेगा, ठीक है। उन पेयर को सॉर्ट कर लिया, फिर पेयर को क्या करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे, और इस तरीके से वो सिलसिला चलता रहता है। और आखिरी में जाके हमें ओरिजिनल जो हमारा एरे होता है वो कैसा हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। तो कौन सी वाली स्ट्रेटेजी होती है, वो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजी होती है। बाकी बैक ट्रैकिंग अप्रोच क्या होती है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होती है, ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, इनको हमने बहुत पहले ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम इनको। आगे है कि द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड विथ ईच नोड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, कि जब आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोई नोड बनाते हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जब आप कोई नोड बनाते हो, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड में मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड कितनी चाहिए होगी, ठीक है। तो देखो, जब भी आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करते हो, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट देयर आर 1 info field and 2 pointer field। एक आपके पास क्या होता है, इन्फो फील्ड, और 2 होते हैं आपके पास में पॉइंटर फील्ड। जो 2 पॉइंटर फील्ड होते हैं, जिनमें से एक को आप बोलते हो प्रीवियस और एक को आप बोलते हो नेक्स्ट। प्रीवियस जो होता है उसमें पीछे वाले नोड का एड्रेस होता है, और जो नेक्स्ट होता है उसमें आगे वाले नोड का एड्रेस होता है। मतलब एग्जैक्टली जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो नोड होता है वो कुछ ऐसा नजर आता है आपको, इस तरीके का, जिसमें टोटल मिनिमम कितनी फील्ड होती है, 3 फील्ड होती है। यहां पर आप एक्चुअल डेटा को रखते हो, जैसे एक्चुअल डेटा आपके पास ए बी और सी, ये आपका एक्चुअल डेटा रख दिया आपने। मान के चलो इसका जो एड्रेस है वो 1000 है, इसका जो एड्रेस है वो 2000 है, और इसका जो एड्रेस है वो कैसा आपके पास 3000 है। तो जो मान के चलो कि ये आपका पहला नोड है, जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट का पहला जो नोड होता है, ठीक है, उसके पास उसका जो प्रीवियस फील्ड होता है उसके पास नल रखा हुआ होता है। क्यों रखा हुआ होता है, कि पहला नोड है तो पहले नोड से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या होता है, नल। और जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का आखिरी नोड होता है, आखिरी नोड के नेक्स्ट में हमेशा क्या रखा हुआ होता है, नल। क्योंकि ये जब आखिरी नोड है तो नेक्स्ट के पास तो हमेशा अगले नोड का एड्रेस होता है, और जब चूंकि इसके आगे कोई नोड है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या रखा हुआ होता है, नल रखा हुआ होता है। बाकी नेक्स्ट में आगे वाले नोड का एड्रेस, फिर इसके प्रीवियस में पीछे वाले नोड का एड्रेस, इसके नेक्स्ट में आगे वाले नोड का एड्रेस, इसके प्रीवियस में पीछे वाले नोड का एड्रेस। अगर इसके पास 2000 आया तो इसको पॉइंट करने स्टार्ट करेगा, इसके पास 1000 है तो इसको पॉइंट करेगा 3000, और ये 2000। तो इस तरीके से आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड होता है, जिसमें मिनिमम कितनी फील्ड होती है, आपके मिनिमम आपके पास 3 फील्ड होती है। एक आपका इन्फो फील्ड जिसमें एक्चुअल डेटा को रखा जाता है, और 2 आपके पॉइंटर फील्ड होते हैं, जहां पर एक को आप प्रीवियस बोलते हो, एक को आप नेक्स्ट बोलते हो। तो टोटल कितनी फील्ड आपके पास, टोटल 3 फील्ड यहाँ पर होती है। कैसे बनाते हो आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड, कुछ इस तरीके से बनाते हो, स्ट्रक्ट नोड एंड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस एंड लेट्स से इंटीजर डेटा रखा है या कैरेक्टर डेटा रखा है, जो भी मैंने इंटीजर डेटा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया इन्फो, और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड आप तैयार करते हो। और लिंक लिस्ट का नोड जब भी आप तैयार करते हो तो वो हमेशा स्ट्रक्चर की हेल्प से तैयार होता है, और उस स्ट्रक्चर को आप आमतौर पे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हो। क्यों बोलते हो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, बिकॉज उसके पास सेम टाइप का जो नोड होता है उसी टाइप के पॉइंटर भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और एक ऐसा नोड जिसके अंदर सेम टाइप का पॉइंटर एज ए मेंबर जब एग्जिस्ट करता है, तो
दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ए बाइनरी ट्री? इनमें से कौन सा है जिसको आवश्यकता नहीं है कि वो आवश्यक नहीं है कि वो बाइनरी ट्री के रूप में हो? तो सबसे पहले तो बाइनरी ट्री क्या होता है? तो बाइनरी ट्री आप किसको बोलते हो? ए ट्री where maximum degree of node is 2। दैट मीन्स वो ट्री केवल और केवल मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन उसके पास हो सकते हैं? 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री नोड, 1 डिग्री नोड और 2 डिग्री नोड यहाँ पर क्या होते हैं? अलाउ होते हैं। तो ऐसे ट्री को आप क्या बोलते हो? बाइनरी ट्री बोलते हो। ऐसे ट्री को आप क्या बोलते हो? बाइनरी ट्री बोलते हो। तो सबसे पहला आपका हीप, क्या हीप आपका बाइनरी ट्री होता है? यस, हीप तो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ये तो और भी प्यारा होता है कि आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री जब होता है तो उसको एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, और जब किसी चीज को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि वहां पर रैंडम एक्सेस जो होता है वो अलाउ होता है। क्या आपका बी ट्री? नहीं, बी ट्री आपका बाइनरी ट्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपका बी ट्री है, इन बी ट्री द नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, मोर देन 2 चिल्ड्रन। कि जो आपका बी ट्री होता है, ठीक है, बेसिकली ये एमवे सर्च ट्री का ही एक वेरिएशन होता है, ठीक है, जहां पर आपके जो नोड है उनके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका बी ट्री बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एवेल ट्री, यस, एवेल ट्री आपका बाइनरी ट्री होता है। इट इज सेल्फ बैलेंसिंग, इट इज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या होता है? आपका सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री का एक स्पेशल वेरिएशन होता है जो आमतौर पे सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। तो एवेल ट्री आपका हो जाएगा सर्च ट्री, ठीक है। सर्च ट्री इज ए कॉमन टर्म फॉर बाइनरी सर्च ट्री। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टोरेज पॉलिसी की? इनमें से कौन सा लिपो स्टोरेज पॉलिसी को सपोर्ट करता है? ठीक है, तो अभी अभी हम देख के आए हैं वो कौन सा होता है? आपका स्टेक होता है। वो कौन सा होता है? आपका स्टेक। क्यों जो होता है वो आपका कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है? लिपो स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ये सपोर्ट करता है। मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले क्या करना है? आपको प्रोसेस करना है। फर्स्ट एडेड एलिमेंट, एलिमेंट प्रोसेस या रिमूव फर्स्ट। जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले प्रोसेस करो। और जो स्टैक होता है वो कौन से प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है? लीफो को, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आया था उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोसेस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका रैम, ठीक है, इसे टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये एक मेमोरी का टाइप होता है, ठीक है, जिसका लिपो पिपो से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत स्ट्रिंग एंड क्यू नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैक जो होता है वो आपका लिपो को सपोर्ट करेगा और क्यू जो होता है आपका फिपो को सपोर्ट करेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास, ए टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज। डायरेक्ट सर्च के लिए आप किस टेक्निक का यूज करते हो? हैशिंग का यूज करोगे, लीनियर सर्च का यूज करोगे, ट्री सर्च का यूज करोगे, या बाइनरी सर्च का आप यूज करोगे? तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च का बोला है। तो डायरेक्ट सर्च का मतलब जिसमें किसी भी तरह का तामझाम ना हो। और किसी भी तरह का तामझाम का मतलब यह है कि आप किसी भी तरह की ट्रेवर्सिंग ना करो, आप किसी भी तरह के लूप का यूज ना करो। और अगर आप इस तरीके से सर्च कर रहे हो तो वो सर्चिंग कौन सी होती है? तो वो सर्चिंग होती है आपकी हैशिंग, ठीक है।
अब तक तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये अभी हम हैशिंग पढ़ के आए थे तो हैशिंग का हमारा मकसद ही क्या था कि हम सर्चिंग को कहां तक लेके चले जाएं, ठीक है, कांस्टेंट टाइम तक लेके चले जाएं, मतलब डायरेक्ट सर्च वहां पर पॉसिबल हो। और ये काम किस तरीके से होता है ये अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी लीनियर सर्च में पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर ऑफ एनी होगा, ट्री सर्च ऐसा कुछ होता नहीं है, और बाइनरी सर्च नहीं, वहां पर भी जो आपका बाइनरी सर्च होगा वहां पर भी आपका ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू एन तक तो कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ही जाएगी। नाउ इन विच सॉर्ट एन एलिमेंट इज टू पास थ्रू दी फाइल नो लिस्ट, पास थ्रू दी लिस्ट सिक्वेंसली सेवरल टाइम्स की, इनमें से कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक है, ठीक है, जहां पर एलिमेंट जो होता है, ठीक है, वो सिक्वेंसली कई बार क्या होता है प्रोसेस किया जाता है। क्या इंसर्शन सॉर्ट में ऐसा होता है, क्या हीप सॉर्ट में ऐसा होता है, क्यूब सॉर्ट में ऐसा होता है, या फिर बबल सॉर्ट में ऐसा होता है? सोचिए आप कि इंसर्शन सॉर्ट में ऐसा होगा, हीप सॉर्ट में ऐसा होगा, क्यूब सॉर्ट में ऐसा होगा, या फिर बबल सॉर्ट में ऐसा होगा। या इसको आप यूं समझ लीजिए कि इन चारों में से ऐसी कौन सी सॉर्टिंग की टेक्निक है, ठीक है, जहां पर एलिमेंट का बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है। तो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन और बहुत ज्यादा जो स्वैपिंग के जो चांस होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, आपके बबल सॉर्ट में होते हैं। किसमें होते हैं आपके? हमेशा बबल सॉर्ट में होते हैं, क्योंकि बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर एडजेस्टेंट एलिमेंट, यहां पर एडजेस्टेंट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आप एग्जांपल से समझ लीजिए और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। सपोज करो डेटा आपके पास गिवन है, लेट्स से 23, 19, 65, 48, 33 एंड 7। ये डेटा आपके पास है और इस डेटा को आप किसके थ्रू सॉर्ट करना चाह रहे हो, बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना चाह रहे हो। तो आप एडजस्टेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हो, तो आप पास वन चलाओगे, ठीक है। यहाँ पर अगर n एलिमेंट है तो टोटल n-1 पासेस रिक्वायर्ड होते हैं आपके बबल सॉर्ट में। तो सबसे पहले आप 23 को 19 के साथ कंपेयर करोगे कि क्या जो 23 है वो बड़ा है क्या 19 से, तो जवाब मिला यस, बड़ा है ये 19 से। तो दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 19, ये आ जाएगा आपका 23, 65, 48, 33 एंड 7। फिर आप 23 और 65 को आपस में कंपेयर करोगे कि 23 इज ग्रेटर देन 65, नो, तो ये एज इट इज रहता है, मतलब 19, 23, 65, 48, 33 एंड 7। देखो सबसे पहले आपने 0, 1 को कंपेयर किया, फिर आपने 1, 2 को कंपेयर किया, तो अब आप 2 और 3 को कंपेयर करोगे, मतलब 65 और 48 को आप कंपेयर करोगे। 65 इज ग्रेटर देन 48, यस, तो दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, तो 19, 23, 48, 65, 33 एंड 7। फिर 65 और 33 को कंपेयर करोगे, तो 19, 23, 48, 33, 65 और 7। फिर 65 और 7 को कंपेयर करोगे, तो 19, 23, 48, 33, 7 और 65, नो मोर एलिमेंट। और बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो आपकी एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा आखिरी में चला जाता है। अब आप सेकंड पास की तरफ चलोगे, जब आप सेकंड पास की तरफ चलोगे तो ये आपके पास एरे है, और इस एरे में वापस से आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगे और वापस से आप एडजेसेंट एलिमेंट को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन जो होता है वो किस में होते हैं, आपके बबल सॉर्ट में होते हैं। इसलिए आपने जो इसका जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बबल सॉर्ट हो जाएगा। बाकी इंसर्शन सॉर्ट थोड़ा स्मार्ट होता है। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक सॉर्टेड दूसरा अनसॉर्टेड। इनिशियली एक एलिमेंट को हम सॉर्टेड मानते हैं, तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, सेकंड एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से शुरुआत करते हैं, और फर्स्ट इंडेक्स वाले को हम 0th इंडेक्स के साथ में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर ये अपनी ठीक पोजीशन पे है तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इतना हमारा सॉर्ट हो गया, फिर सेकंड को प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाना होता है, तो सेकंड को किसके साथ कंपेयर करते हैं, फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरीके से सपोज करो बहुत सारे एलिमेंट है, लेट्स से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 एलिमेंट का एरे हमारे पास, ठीक है। और मुझे इस एलिमेंट को इसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाना है। जब मैं इस एलिमेंट को शुरू करूंगा तो यहां तक तो ये सॉर्ट करके आ गए होंगे हम, इस एलिमेंट को सॉर्ट करना है। और जैसे मैंने इसको इसके साथ कंपैरिजन किया और कंपैरिजन मेरा अनसक्सेसफुल हो गया, तो जैसे ही ये कंपैरिजन अनसक्सेसफुल हुआ उसके बाद मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं, आगे कंपेयर करता ही नहीं हूं, ठीक है। क्या इस बबल सॉर्ट में ऐसा होता है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एडजेसेंट एलिमेंट को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। एंड हीप सॉर्ट जो होता है वो तो किसका यूज करता है, आपके हीप ट्री का यूज करता है। किसका यूज करेगा?
आपके हीप ट्री का यूज करेगा। और क्विक सॉर्ट में हम ऐसा नहीं करते। क्विक सॉर्ट में भी जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट कम होते हैं। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, बबल सॉर्ट। अगला सवाल हमारे पास, द बैक ट्रैकिंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कि इनमें से जो आपका बैक ट्रैकिंग होता है वो कौन से वाले सिद्धांत पे काम करता है। तो एक होता है आपके पास बैक ट्रैकिंग और दूसरा होता है आपके पास में ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, एक बैक ट्रैकिंग और दूसरा आपका ब्रांच एंड बाउंड। बैक ट्रैकिंग में आप क्या करते हो, बैक ट्रैकिंग में आप एक रास्ता ढूंढते हो, ठीक है, और मान के चलो कि वो रास्ता डेड एंड पे चला गया तो आप वापस से वहां से बैक ट्रैक कर जाते हो, ठीक है, और फिर अगले रास्ते को आप एक्सप्लोर करते हो। तो यहां पर आपका जो काम होता है वो केवल और केवल होता है सोल्यूशन को फाइंड करना, कि आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो यहां पर आपका फोकस किस पे होता है, सोल्यूशन फाइंड करने पे, कि हमें क्या मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। ध्यान रखना मैंने सोल्यूशन बोला है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बोला है। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का काम किसका होता है, आपका ब्रांच एंड बाउंड का होता है, जहां पर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। जब कई सारे तरीके होते हैं तो हम पैरेलली कई सारे तरीके को एक्सप्लोर करते रहते हैं, और कहीं पर भी हमें लगता है कि कोई तरीका सही से काम नहीं कर रहा है तो उसी टाइम पे वो उस ब्रांच को क्या कर देते हैं, हम रोक देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं और वहां से पीछे आ जाते हैं और अगले वाले स्टेप को हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। और कब तक ये काम करते हैं, जब तक हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता, और ऑप्टिमल माने बेस्ट सोल्यूशन हमें नहीं मिल जाता। तो यहां पर हमने क्या किया कि किसी रास्ते को हिट एंड ट्राई किया है, कि हमने ट्रायल किया, ठीक है, या तो वो रास्ता सही मिलेगा या वो रास्ता सही नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके मेज का होता है, भूल भुलैया का होता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे रास्तों में आप बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता आपने चूज किया, ठीक है, और मान के चला कि वो रास्ता आगे बंद है तो आप वापस से आते हो, दूसरे रास्ते को क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, और आपका टारगेट इतना सा होता है कि आप उस भूल भुलैया से बाहर निकल जाओ। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, ट्रायल एंड एरर, यस, ये तो किसी मेथड पे काम करता है। आपका बैक ट्रैकिंग ट्रायल एंड एरर पे काम करता है, कि आपने ट्राई किया या तो आपको सोल्यूशन मिलेगा या आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ब्रांच एंड बाउंड ये तो खुद एक टेक्निक का नाम है, ठीक है। डिवाइड एंड कनकर ये तो अगेन टेक्निक का नाम है। ग्रेडी मेथड अगेन ये तो टेक्निक का नाम है। डिवाइड एंड कनकर को हम अभी समझ के आए हैं। और ग्रेडी मेथड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ग्रेडी मेथड जो होता है वो आपका करंट स्टेप में काम करता है, कि जो आपकी करंट स्टेप है उस करंट स्टेप में आप क्या करो, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है, विदाउट फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में क्या होगा इस बात की आपको परवाह नहीं करनी है। करंट स्टेप में जो आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलना चाहिए। मतलब यहां पर हम हमेशा क्या करते रहते हैं, लालच करते रहते हैं। To insert a new node in the middle of doubly linked list, how many pointer need to be updated। ठीक है, कि आपके पास एक डबली लिंक लिस्ट है, उस डबली लिंक लिस्ट के मिडिल में आप नया नोड इंसर्ट करना चाहते हो। जब आप डबली लिंक लिस्ट के मिडिल में नया नोड आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप कितने पॉइंटर को अपडेट करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आजकल थोड़े थोड़े सवालों का क्या हो रहा है, लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमें ग्राफिकल व्यू देखना ही पड़ेगा और वहीं से पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें कितने पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जब भी कोई डबली लिंक लिस्ट होगी आपके पास तो डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होगी। ये आपके पास स्टार्ट पॉइंटर होगा जिसके पास हमेशा पहले वाले नोड का एड्रेस होता है। ये आपके पास डबली लिंक लिस्ट का नोड है, सपोज करो इसका एड्रेस 1000 है। ये दूसरा नोड है जिसका एड्रेस मान लेते हैं 2000 है। ये तीसरा नोड है जिसका एड्रेस 3000 अज्यूम कर लिया। ये चौथा नोड है जिसका एड्रेस हमने 4000 अज्यूम कर लिया है। हमें यह भी पता है कि जो हमारा डबली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है उसके प्रीवियस फील्ड में हमेशा क्या होता है, नल। और किसी भी डबली लिंक लिस्ट के नोड में प्रीवियस में नल होना इस बात की गारंटी कि वो पहला नोड है। और किसी भी डबली लिंक लिस्ट के नोड में नेक्स्ट में अगर नल है तो इसका मतलब है कि वो उस लिस्ट का कैसा है, आपका आखिरी नोड है। बाकी इस नेक्स्ट में आगे वाले नोड का एड्रेस रखा जाएगा 2000, इसमें इसके पीछे वाले नोड का एड्रेस रखा जाएगा, यहां पर इसमें इसके आगे वाले नोड का एड्रेस रखा जाएगा, या इसके पीछे वाले नोड का एड्रेस रखा जाएगा, या इसके आगे वाले नोड का एड्रेस रखा जाएगा, इसके पीछे वाले नोड का एड्रेस रखा जाएगा,
और जो स्टार्ट पॉइंटर होता है उसमें हमेशा पहले नोड का एड्रेस रखा जाएगा। मान के चलो डेटा है मेरे पास 11, 22, 33 एंड 44, ये डेटा इसमें। अब इसने बोला है कि एक नया नोड है जो बीच में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब बीच का मतलब ये भी बीच हो सकता है, ये भी बीच हो सकता है और ये वाला भी बीच हो सकता है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कौन सा वाला बीच की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। मुद्दा ये है कि ना नया नोड पहला नोड बनेगा और ना नया नोड आपका आखिरी नोड बनेगा, इन बिटवीन कहीं पर जाएगा। तो जब भी आप किसी लिंक लिस्ट में नया नोड जब आप इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले आप नया नोड तैयार करते हो, और जब आप नया नोड तैयार करते हो तो आपने इस तरीके से नया नोड तैयार किया होगा। जब भी आप नया नोड तैयार करते हो उसी टाइम पे नए नोड के प्रीवियस में आप क्या रखते हो, नल। प्रीवियस में आप क्या रखते हो, नल, और नेक्स्ट में आप क्या रखते हो, नल, और यहां पर आपने रख दिया डेटा लेट से 55, और इसका जो एड्रेस होता है वो आमतौर पे किसी टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर होता है जो इसको पॉइंट कर रहा होता है। इस तरीके से आप नया नोड तैयार करते हो। अब इस नए नोड को आपको बीच में कहीं पर भी क्या करना है, एडजस्ट करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि मैं इसको इन दोनों के बीच में, मतलब 2000 और 3000 वाला जो नोड है उनके बीच में मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूं, मतलब ये 5000 वाला नोड इनके बीच में आना चाहिए। अब ये 5000 वाला नोड इनके बीच में आए तो इसका मतलब है कि अभी इस 2000 वाले के नेक्स्ट में क्या है, 3000, मतलब ये इसके अगला नोड है। अभी ये इसके लिए अगला नोड है तो अब ये वाला इसके लिए अगला नोड होगा, और जब ये वाला इसके लिए अगला नोड होगा तो इस 3000 की जगह क्या आ जाना चाहिए, 5000, इसकी जगह क्या आ जाना चाहिए आपका 5000। और इसमें नल है तो मतलब ये इसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करेगा, और इसका पीछे वाला नोड मतलब ये इनके बीच में जाएगा तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए 2000। यहां पर ये इसके आगे वाले नोड को पॉइंट करेगा मतलब यहां पर आ जाना चाहिए 3000, और ये इसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करेगा मतलब यहां पर आ जाना चाहिए 5000, क्योंकि 3000 के पीछे वाला कौन है 5000, तभी तो इसको पॉइंट करेगा। 2000 के आगे वाला कौन है 5000, तभी तो इसको पॉइंट करेगा। इसके जस्ट पीछे वाला कौन था 2000, तो इसको पॉइंट करेगा, और इसके जस्ट आगे वाला कौन था 3000, तो इसको पॉइंट करेगा। और जैसे ये कार्यक्रम होगा, क्या ये नया नोड इन दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा, यस, ये नया नोड इन दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमने कितने पॉइंटर को अपडेट किया तो ऐसा करने के लिए हमने यहां पर 1, 2, 3 और 4, कितने पॉइंटर को अपडेट किया हमने यहाँ पर, 4 पॉइंटर को अपडेट किया। मतलब 4 पॉइंटर को अपडेट करने से डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नया नोड बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा। ऑप्शन में 4, यस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए सेट ऑफ कंटीन्यूअस डेटा ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड, कि आपके पास सेम टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन कर रहे हो, होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट का आप कलेक्शन कर रहे हो, तो ये काम तो आप किस में करते हो, एरे में करते हो। किस में करते हो ये काम, आप एरे में करते हो। एरे की सिंपल सी डेफिनेशन भी यही होती है कि एरे इज collection of similar type elements। एक समान प्रकार के एलिमेंट को अगर आप एक नेम में स्टोर करवाना चाहते हो तब आप एरे का यूज करते हो, और सिमिलर टाइप का मतलब एक टेक्निकल टर्म आप होमोजेनियस भी बोल सकते हो। एरे आपका होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। एक चीज आप और ध्यान रखना कि एरे के अंदर आप सेम नाम में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हो तो होता क्या है, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए, जिससे आगे भी कोई सवाल आए तो दिक्कत ना हो। लेट से आपने इस तरीके से कोई एरे बनाया, लेट से LA, एंड साइज आपने मेंशन किए 5, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए मान के चलो 2 बाइट है, तो टोटल 10 बाइट मेमोरी मिलेगी, और ये जो 10 बाइट का ब्लॉक है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इस एरे के अंदर एक नाम में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाते हो, तो हर एक ब्लॉक का नाम क्या रहता है यहाँ पर, LA, यानी जो एरे का नाम आपने दिया है, एक ब्लॉक का नाम क्या है LA, और हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक इंटीजर नंबर का यूज करते हो, और उस इंटीजर नंबर को आप बोलते हो इंडेक्स। उस इंटीजर नंबर को आप क्या बोलते हो, इंडेक्स। और एरे की इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से। किससे स्टार्ट होगी, 0 से, और कहां तक जाती है, कैपेसिटी -1 तक जाती है। कैपेसिटी कितनी है, 5, तो इस वाले एरे की जो इंडेक्स होगी वो 0 to 5 - 1 होगी, दैट मीन्स 0 to 4 इसकी इंडेक्स रहने वाली है। तो ये क्या है इसके लिए,
इंडेक्स, इसको आप क्या बोलोगे, इंडेक्स। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एरे के हर एक एलिमेंट को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, और यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए केवल और केवल किसका यूज किया जाएगा, इंडेक्स का यूज किया जाएगा। और इस इंडेक्स की वजह से ही हम एरे को क्या करते हैं, रैंडम एक्सेस पॉसिबल हो पाता है। ऑब्जेक्ट, क्लास एंड एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो रियल मीनिंग होता है, ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, कि क्लास टाइप का जो भी आप वेरिएबल बनाते हो उस दुनिया में, तो क्लास टाइप का जो वेरिएबल होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। बाकी तो आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, की जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब वो मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लास, क्लास की जो डेफिनेशन है वो आप टेक्निकली ऐसा लिख सकते हो कि क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन। जो आपका क्लास होता है वो वेरिएबल एंड फंक्शंस का क्या होता है, कलेक्शन होता है। बाकी तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ठीक है, तो उसका ये ब्लूप्रिंट आपको कौन बताता है, क्लास आपको बताता है। और एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, कि शो ओनली एसेंशियल फीचर, ठीक है, जो एसेंशियल फीचर है केवल उन्हीं को आप शो कीजिए, और जितनी भी बैकग्राउंड की डिटेल है या जितना भी बैकग्राउंड का इंप्लीमेंटेशन है, उस बैकग्राउंड के इंप्लीमेंटेशन को आप क्या कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हो। और बेसिकली जो क्लास होता है इसी एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल होता है, या मैं यूं कहूं कि एब्स्ट्रैक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, क्लास के थ्रू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नीड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप, कि इनमें से कौन सी इन प्लेस सॉर्टिंग है। इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब जहां पर एक्स्ट्रा मेमोरी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हम डिस्कस करके आ चुके हैं। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नीड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप, कि जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप क्या होते हो, रिक्वायर्ड होते हो। तो ऐसी सॉर्टिंग कौन सी आपकी, क्विक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन या हीप सॉर्ट। तो ऐसी सॉर्टिंग आपकी सिलेक्शन सॉर्ट होती है। कौन सी होती है आपकी, सिलेक्शन सॉर्ट होती है। क्यों होती है सिलेक्शन सॉर्ट, कि मान के चलो आपके पास डेटा है कुछ ऐसा, ऐसा कोई डेटा आपके पास, और इस डेटा को आप सॉर्ट करना चाह रहे हो किससे, सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट करना चाह रहे हो। मान के चलो ये डेटा कितना आपके पास, 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5, टोटल एलिमेंट कितने यहाँ पर 5। तो सिलेक्शन सॉर्ट में आप क्या करते हो, सबसे पहले इसमें से मिनिमम एलिमेंट आप फाइंड आउट करोगे, और उस मिनिमम एलिमेंट को आप 0th पोजीशन के साथ में क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो मिनिमम एलिमेंट जो भी आया उसको आपने 0th इंडेक्स एलिमेंट के साथ में क्या कर दिया, आपने स्वैप कर दिया। उसके बाद आप फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के साथ में मिनिमम को क्या करोगे, स्वैप करोगे। फिर सेकंड इंडेक्स पोजीशन के साथ में आप मिनिमम को क्या करोगे, स्वैप करोगे। और फिर थर्ड इंडेक्स पोजीशन के साथ आप मिनिमम को क्या करोगे, स्वैप करोगे। जब इतना आप मिनिमम को स्वैप करके आ गए, तो उस केस में फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे ऑटोमेटिकली जो होगा वो एलिमेंट सॉर्ट होके चला जाएगा। तो टोटल कितनी स्वैपिंग की आपने, केवल और केवल 4 स्वैपिंग, केवल और केवल 4 स्वैपिंग। तो मान के चलो n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो मैं कहूंगी कितनी स्वैपिंग हुई, तो आप कहोगे केवल और केवल n माइनस स्वैपिंग रिक्वायर्ड होती है, किसमें, सिलेक्शन सॉर्ट में, इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में। और इससे कम किसी भी इन प्लेस सॉर्टिंग में आप स्वैपिंग नहीं कर सकते, इसलिए सिलेक्शन सॉर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि लिंक लिस्ट इज पेरिफेरेबली नॉट सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ, की लिंक लिस्ट इनमें से किसके लिए सुटेबल नहीं है। क्या लिंक लिस्ट के थ्रू आप लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन सॉर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, धूमधाम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बाइनरी सर्च किया जा सकता है, नहीं, बाइनरी सर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए 2 कंडीशन जरूरी होती है। पहला, डेटा मस्ट बी सॉर्टेड, कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। और दूसरी शर्त इसके लिए होती है कि रैंडम एक्सेस इज अलाउड, रैंडम एक्सेस इज
अलाउड, क्योंकि जब तक रैंडम एक्सेस नहीं होगा तब तक आप मिड एलिमेंट को लेके मिड एलिमेंट के साथ में आप डायरेक्टली कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो सारा का सारा जो गेम ही टिका हुआ है वो किस पे टिका हुआ है, रैंडम एक्सेस पे टिका हुआ है। और लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लिंक लिस्ट में आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट डज नॉट अलाउ रैंडम एक्सेस, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस। यहां पर आप रैंडमली या एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी आपको लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो लिंक लिस्ट में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। हाँ, आप थोड़ी मोट ताम जाम लगा के उसको सर्कुलर बना के कम कर सकते हो उनको, लेकिन आप रोक नहीं सकते, ठीक है। और बाइनरी सर्च करने के लिए रैंडम एक्सेस मस्ट होता है, इनके बिना आप बाइनरी सर्च पॉसिबल नहीं होगा। बाकी रेडिक्स सॉर्ट आप बिल्कुल कर सकते हो, पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन बिल्कुल किया जा सकता है लिंक लिस्ट को लेके, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास कि एन एवियल ट्री इज ए हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द हाइट ऑफ एवियल ट्री। ठीक है, कि जो आपका एवियल होता है, ठीक है, वो एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसमें हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब पूछा कि ऐसा करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों हम एवियल ट्री को बैलेंस करते हैं। तो इट सेव मेमोरी, इट हेल्प टू अवॉइड स्क्यू ट्रीज, इट सिंप्लीफाई स्टोरेज एंड इट हेल्प इन फास्टर मेमोरी एक्सेस। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आए उससे पहले हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और वहां से हमें आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा कि एवियल ट्री का हम यूज क्यों करते हैं। देखो, मैं यहां पर बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी हमें पता है बिल्कुल कि लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो पेरेंट से छोटी होनी चाहिए और राइट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो पेरेंट से बड़ी होनी चाहिए। मैं कुछ बीएसटी यहां पर बना रहा हूं। एक बीएसटी हमने बनाया, लेट्स से 70, 60, 90, 50, 40, 30, 20 और 10। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये बीएसटी है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि ये कैसा आपका बीएसटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूट लेफ्ट की वैल्यू छोटी है, राइट की वैल्यू बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट की वैल्यू रूट से छोटी है, लेफ्ट की वैल्यू रूट से छोटी है, लेफ्ट की वैल्यू रूट से छोटी है, लेफ्ट की वैल्यू रूट से छोटी है और लेफ्ट की वैल्यू आपकी रूट से छोटी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा 30, 10, 40, 20, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, क्या ये आपका बीएसटी है? तो अगेन आप कहोगे कि ये आपका बीएसटी है। जब इस टाइप का बीएसटी आपका बनता है तो उसको आप बोलते हो लेफ्ट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री, और इसको आप बोलते हो राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। मतलब ये किस तरफ फैला हो रहा है, इसका राइट की तरफ फैला हो रहा है और इसका जो फैला हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ फैलाव हो रहा है। मतलब एक तरफ जो है वो तो डेटा खूब आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो डेटा आपका बैलेंस नहीं है। और जब इस तरीके से आपका डेटा बैलेंस नहीं होता तो मैनिपुलेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। तो ये जो स्क्यू वाली प्रॉब्लम थी, इस स्क्यू वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एवीएल ट्री का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम एवियल ट्री का। तभी तो बोला जाता है कि एवियल जो ट्री होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। और यहां पर जो हाइट में जो डिफरेंस होता है वो या तो h का डिफरेंस हो सकता है या फिर h-1 का डिफरेंस हो सकता है। इससे ज्यादा का जो डिफरेंस है वो अलाउ नहीं होगा। या मैं यूं कहूं कि या तो आपके जो सिबलिंग होते हैं, लेवल जो होते हैं, या तो वो लेवल h पे होंगे या फिर आपके लेवल h-1 पे होंगे। अब देखो यहाँ की बात करो, ठीक है, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जो लेवल का डिफरेंस आ जाएगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर इसका राइट में कंपेरिजन हम करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कौन देता है, हमारा एवियल ट्री देता है। तो इट सेव मेमोरी नहीं, मेमोरी तो किसी तरीके से नहीं बचाता, जितने नोड है उतने नोड को स्टोर करना ही पड़ेगा। तो मेमोरी की सेविंग तो यहाँ पर नहीं होती। इट हेल्प टू अवॉइड स्क्यूट्री, हाँ स्क्यूट्री वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम
किसका यूज करते हैं, इविल ट्री का यूज करते हैं। इट सिंप्लीफाई स्टोरेज, नहीं स्टोरेज में कोई सिंप्लीफाई नहीं करता। आमतौर पे आप डबल लिंक लिस्ट का नोड बनाते हो, वहां पर आप डेटा को स्टोर करते हो। इट हेल्प इन फास्टर मेमोरी एक्सेस, नहीं मेमोरी तो उसी तरीके से एक्सेस होगी, फास्टर मेमोरी का जो एक्सेस है वो नहीं होगा। हाँ, जो आपके ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आपके एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म होने लग जाएंगे। अगला सवाल है, डेटा स्ट्रक्चर यूज द इंडेक्स टू रेफर टू इट्स इंडिविजुअल आइटम की ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट को रेफर, इंडिविजुअल एलिमेंट को रेफर करने के लिए किसका यूज करता है, यहाँ पर इंडेक्स का यूज करता है। अभी अभी हम सीख के आए हैं, ऐसा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं, मतलब लीनियर एरे। लिंक लिस्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। और जो स्टैक और क्यू है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए या तो हम एरे का यूज करते हैं या फिर हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एरेजोस को लीनियर एरे बोला है क्योंकि यहां पर जो डेटा होता है वो सीक्वेंस में अरेंज होता है। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट डज स्टैक अंडरफ्लो रेफर टू, कि स्टैक अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है। तो स्टैक अंडरफ्लो का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया आपके पास एक स्टैक है, आप उस स्टैक में डेटा इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस स्टैक में उस नए एलिमेंट को अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है, मतलब आपका स्टैक पहले से ही भरा हुआ है। फिर भी आप अगर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो दैट सिचुएशन इज नोन एज स्टैक, सॉरी अंडरफ्लो पूछा, मैं ओवरफ्लो बता रहा हूं। ठीक है, तो अंडरफ्लो का मतलब हो जाएगा कि मान के चलो आपके पास स्टैक है, ठीक है, और उस स्टैक में किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब आपका एम्प्टी स्टैक है, और फिर भी आप उसमें क्या कर रहे हो, एलिमेंट को पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैक अंडरफ्लो। और जब आपका स्टैक फुल होता है और जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो या अंडरफ्लो बोला है। तो एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम अनडिफाइंड स्टैक, नहीं अनडिफाइंड जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, स्टैक तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। एडिंग आइटम टू ए फुल स्टैक, अगर आपके पास कोई स्टैक फुल है और अगर आप उसमें एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो उस केस वाली सिचुएशन को तो आप क्या बोलते हो, ओवरफ्लो। क्या बोलोगे उसको आप, ओवरफ्लो। रिमूविंग आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, यस, जो आपके पास स्टैक है वो एम्प्टी है और आप उसमें क्या कर रहे हो, आइटम को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं, सी प्लस प्लस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो एक्सेप्शन बाउंड का तो होता ही नहीं है। और अगर मान के चलो कहीं पर किसी लैंग्वेज में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की अगर कोई एक्सेप्शन आपको देखने को भी मिलती है, ठीक है, तो वो इस अंडरफ्लो की सिचुएशन से रिलेट नहीं करता है। अगला सवाल है कि ए मॉडल which is used to understand the design of data structure to indicate an implementation independent view of the data structure, कि इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है, ठीक है, जहां पर आप इंप्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू को आप देख सकते हो या उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मॉडल को आप डिजाइन कर सकते हो, उस मॉडल को आप समझ सकते हो। तो ऐसा आप किसके थ्रू करते हो, ठीक है, जिसमें डेटा एब्स्ट्रक्शन होता है। और जिसमें डेटा एब्स्ट्रक्शन होता है ऐसे डेटा टाइप को आप क्या बोलते हो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्या बोलोगे ऐसे को आप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जहां पर पूरा फोकस इस बात से होता है, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन वाली डिटेल को हमेशा हाइड करके रखा जाता है या वो आपके काम की नहीं है। जैसे मान के चलो कि स्टैक को यूजर यूज करना चाह रहा है, तो यूजर स्टैक को यूज करेगा तो वो पुश और पॉप जैसे ऑपरेशन को क्या करेगा, यूज करेगा। वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि स्टैक को आपने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, आपका पुश एंड पॉप ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। लीनियर डेटा टाइप नहीं, लीनियर डेटा टाइप तो वो डेटा टाइप होता है, ठीक है, जहां पर डेटा सीक्वेंस में मैटर होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप होती है। नॉन लीनियर डेटा टाइप आप उसको बोल सकते हो जहां पर डेटा सीक्वेंस में ना अरेंज नहीं होता है, जहां पर 1 to many या many to many रिलेशनशिप होती है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप तो आप उनको बोलते हो जो बिल्ट इन होते हैं, जो क्या होते हैं आपके बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, जो आपको रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं। जो आपको कैसे मिलते हैं, रेडीमेड फॉर्म में, रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपका कैर इंट फ्लोट डबल, कैर इंट फ्लोट डबल, ये सारे के सारे कैसे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सारी की सारी इनकी जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पहले से तय होती है। आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी तरह का कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। अगला सवाल आपके पास, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट यूज फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग, की इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए काम में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, या स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। पहला आपका फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर, क्या फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर को यूज करके आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपने स्ट्रिंग मानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मानी बहुत सारे कैरेक्टर को आप एक जगह रखना, और बहुत सारे कैरेक्टर को एक जगह रखने के लिए आप कैरेक्टर एरे बनाते हो, और आपने लिखा यहाँ पर str लेट्स से 30, ठीक है। तो क्या आप इस फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर का यूज करके स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हो? यस, आप करवा सकते हो। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भले ही आपका जो कैरेक्टर आ रहा है, आपकी जो स्ट्रिंग आ रही है, उसकी लेंथ भले ही कितनी हो, यहाँ पर जो मेमोरी कंजम्पशन होगा वो ऑलवेज 30 बाइट, हमेशा आपका जो मेमोरी कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 30 बाइट मेमोरी कंजम्पशन ही होगा। और आमतौर पे इसको हम किस में यूज करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को कहीं पर भी डील करते हैं, तब हम इस वाले स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या इसके थ्रू आप नहीं कर सकते? इसके थ्रू तो किया जा सकता है, ठीक है, तो इसके थ्रू तो किया जा सकता है। अगला है वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर विथ फिक्स्ड मैक्सिमम, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो तो कैसा है, वेरिएबल लेंथ है और फिक्स्ड मैक्सिमम। अब मान के चलो आपने वेरिएबल लेंथ एरे का आपने यूज किया, और वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर का या वेरिएबल लेंथ एरे का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आपके पास स्ट्रिंग आ रही है, अगर उसमें 5 कैरेक्टर आ रहे हैं तो वो 5 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, 10 आ रहे हैं तो 10 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, 50 आ रहे हैं तो 50 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन आपने उस पर कैपिंग लगा दी कि भैया मैक्सिमम 80 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 80 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। 80 कैरेक्टर से ज्यादा की जो स्ट्रिंग होगी वो अलाउ नहीं होगी, और स्ट्रक्चर आपका जो वो कैसा वेरिएबल लेंथ, जितना डेटा आएगा उतना मेमोरी कंजम्पशन हो जाएगा, मैक्सिमम आप 80 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो टेक्निकली जब हम सोचेंगे तो यस, ऐसा मुमकिन है, और आमतौर पे हम कई जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर पे हम कैपिंग लगाते हैं कि इससे ज्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर अलाउ नहीं होंगे। तो ये वाला काम भी आप कर सकते हो। वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर विथ फिक्स्ड मिनिमम, कि आपका स्ट्रक्चर तो कैसा है, वेरिएबल लेंथ है, लेकिन आपने किस पे कैपिंग लगाई है, मिनिमम पे कैपिंग लगाई है। क्या ऐसा हो सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा टेक्निक होगा जहां पर आप ये बोलोगे कि भैया आपकी स्ट्रिंग में मिनिमम इतने कैरेक्टर तो आने ही चाहिए, इससे कम कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते? तो जब आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप पाओगे कि नहीं, इस टाइप का आपके स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जहां पर आपका वेरिएबल लेंथ स्ट्रक्चर हो, और जो फिक्सिंग जो आपने कर दी वो किस पे कर दी, मिनिमम पे, कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर तो आने ही चाहिए। मैक्सिमम कितने आएंगे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम इतने तो आने ही चाहिए। तो ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है, वो यहां पर स्ट्रिंग को लेके नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका लिंक स्ट्रक्चर, क्या लिंक लिस्ट का यूज करके आप स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हो? यस, बिल्कुल आप लिंक लिस्ट का यूज करके स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हो। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपने लिखा, जैसे आपको सुरेश को स्टोर करना है तो आप इस टाइप का नोड बना के, ठीक है, उसमें एक एक कैरेक्टर आप रख सकते हो, और आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो लिंक लिस्ट का यूज करके आप स्ट्रिंग को डील कर सकते हो। तो ऑप्शन जो सी है वो यहां से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंत तक रोके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जाइए। धन्यवाद।